एवरीवन, मेरा पहला टॉपिक है एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका हिंदी में नाम है मौद्रिक नीति समिति। तो ये जो समिति है इसको आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया और इस अधिनियम के धारा 45 जेड बी के अंतर्गत इसका गठन करने का प्रावधान किया गया। तो एमपीसी का गठन जो है केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और इसका लक्ष्य ये होता है एमपीसी का कि मुद्रास्फीति दर एंड आर्थिक समृद्धि दर, ये जो दोनों महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दे होते हैं, मुद्रास्फीति दर एंड आर्थिक समृद्धि दर को जो है इनके लक्ष्य के अनुरूप ही बनाए रखने के लिए एमपीसी कुछ आवश्यक नीतिगत ब्याज दरों का निर्धारण करने का कार्य करती है। तो ये मुद्रास्फीति दर एंड आर्थिक समृद्धि दर अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ही बने रहें, उससे अधिक ना हो पाए ना ही उससे कम हो। तो इससे जो है संबंध इसको बनाए रखने के लिए नीतिगत ब्याज दरों का निर्धारण करने का कार्य एमपीसी करती है। तो एमपीसी के उद्देश्य क्या होते हैं, इसके लक्ष्य क्या होते हैं, तो इसका ये होता है कि मौद्रिक संचरण की जो समस्या होती है, मौद्रिक संचरण की समीक्षा में, मौद्रिक नीति की समीक्षा करने में अधिक से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने का कार्य जो है एमपीसी करती है, ताकि जो है मौद्रिक नीति की समीक्षा उचित ढंग से, अधिक खुले ढंग से जो है हो सके, ताकि उसमें कोई जो है गोपनीयता ना रह जाए। दूसरा इसका ये उद्देश्य होता है कि जो मुद्रास्फीति दर होती है उसको उसके निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ही बनाए रखना। जैसे मैंने बताया था कि हर 5 वर्ष में जो है एक बार सरकार और आरबीआई मिलकर मुद्रास्फीति दर को निर्धारित करते हैं कि अगले 5 सालों में मुद्रास्फीति दर किस स्तर पर रहेगी। तो वर्तमान में 2026 तक का लक्ष्य रखा गया था, वो है 4+-2% मुद्रास्फीति दर। तो एमपीसी का इसमें ये लक्ष्य रह जाएगा कि इस लक्ष्य के से ज़्यादा मुद्रास्फीति दर ना हो। तो इससे इसका ये कार्य यानी उद्देश्य होता है। तो एमपीसी की कार्यप्रणाली क्या होती है, एमपीसी में जो है 6 सदस्य होते हैं। एमपीसी में सदस्यों की संख्या 6 होती है, जिसमें से 3 आरबीआई की तरफ से और 3 सरकार की तरफ से। 3 आरबीआई की तरफ से मेरा कहने का मतलब है, एक गवर्नर होता है, एक उप गवर्नर और एक केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त जो है अधिकारी होता है। तो ये 3 जो सदस्य होते हैं वो आरबीआई की तरफ से इसमें शामिल होते हैं एमपीसी में, और 3 सदस्य सरकार की तरफ से। और जो 3 सदस्य सरकार की तरफ से शामिल होते हैं वो भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में विज्ञाता होते हैं। तो इसलिए जो है 6 सदस्य एमपीसी में रहते हैं। और आरबीआई के प्रतिनिधि के रूप में जो है एक गवर्नर, एक उप गवर्नर होता है और एक केंद्रीय निदेशक बोर्ड के अधिकारी होते हैं। तो ये सदस्य जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो एमपीसी होता है, एमपीसी की जो अध्यक्षता होती है, इस समिति की अध्यक्षता करने का कार्य जो है गवर्नर द्वारा किया जाता है। और ये एमपीसी अपना जो निर्णय होती है वो बहुमत के आधार पर लेती है। मतलब इस समिति का जो कोई निर्णय होता है, महत्वपूर्ण निर्णय होता है, तो वो उसमें बहुमत कराया जाता है, वोटिंग कराया जाता है। तो बहुमत के आधार पर जो है इसका कोई निर्णय लिया जाता है। तो एमपीसी के लिए आवश्यक है कि इसका हर जो है 1 वर्ष में जो है 4 बैठकें होना अनिवार्य होता है इसका। तो इसका जो है हर 4 वर्ष में 1 बैठक होना अनिवार्य होता है। और जो है और हर बैठक में जो 4 सदस्य होने अनिवार्य होता है, मतलब 4 सदस्यों का कोरम होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है इसका कार्यप्रणाली में ये है कि इसके जो है प्रत्येक सदस्य के पास 1 वोट देने का अधिकार होता है। और अगर कोई ऐसे निर्णय हो जाता है तो वोट बराबर की स्थिति में आ जाती है, तो दोनों पक्षों के लिए वोट बराबर हो जाता है। तो वो निर्णय मतलब
निर्णय नहीं हो पाता है कि कौन सा जो है निर्णय लिया जाए। तो उस स्थिति में जो है गवर्नर के पास जो है निर्णायक वोटिंग देने का अधिकार गवर्नर के पास होता है। तो इस प्रकार गवर्नर निर्णायक वोटिंग देता है जिससे निर्णय लिया जा सके। और समिति के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसको जो है उसको तर्क सहित 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिनों के अंदर उसको सार्वजनिक कर दिया जाता है। 14 दिन के अंदर उसको प्रकाशित कर दिया जाता है उस निर्णय को सार्वजनिक तौर पर। और समिति जो है प्रत्येक 6 महीने में एक बार जो एक बार मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, हर 6 महीने में एक बार। और इस रिपोर्ट में ये भी शामिल होता है कि आगे जो है मुद्रास्फीति दर की क्या संभावना यानी क्या संभाव्य स्थिति रहने वाली है। आगे चलकर मुद्रास्फीति दर क्या है, यानी 6% हो जाएगी, 5% हो जाएगी या फिर 4% पर ही बनी रहेगी। तो आगे की भविष्य की संभावनाओं को लेकर जो मुद्रास्फीति दर जो है इस पर शामिल होता है। तो इस प्रकार जो है ये हमने एमपीसी के बारे में पढ़ा। एंड नेक्स्ट है आधार दर, बेस रेट क्या होता है। तो जो बैंक होते हैं, बैंक जो ब्याज दर अपने ग्राहकों को ऋण देने के लिए प्रयोग करते हैं उसी को हम बेस रेट कहते हैं। तो जिस ब्याज दर पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं वो बेस रेट होता है। और कोई भी बैंक बेस रेट से कम रेट पर जो है अपने ग्राहक को ऋण नहीं देना चाहता है और ना ही देता है। तो जो बेस रेट होता है इसको निर्धारित करने का अधिकार स्वयं बैंकों को होता है। हर बैंक को अपना बेस रेट निर्धारित करने का अधिकार होता है। इसीलिए जो है प्रत्येक बैंक का बेस रेट अलग अलग होता है, क्योंकि हर बैंक अपने लाभ के अनुसार अपने साख सृजन क्षमता को बनाए रखने के लिए वो अलग अलग प्रकार का जो है ब्याज दर निर्धारित करता है। तो इसीलिए जो हर बैंकों का बेस रेट अलग अलग होता है। एक होता है प्राइमरी उधारी दर, तो प्राथमिकता उधारी दर, प्राइमरी लैंडिंग रेट। तो पीएलआर जो है ये जो है जब ये वह दर होता है जब बैंक जो है अपने विश्वास पात्र ग्राहक को, मतलब बैंकों को ये पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति जो है मेरे विश्वास पात्र है, कौन व्यक्ति समय पर ऋण चुका देगा। तो जो बैंक को अपने विश्वास पात्र ग्राहकों के लिए अलग ब्याज दर अपने विश्वास पात्र ग्राहकों को जो है अलग ब्याज दर पर ऋण देते हैं, तो उसी को हम प्राथमिकता उधारी दर कहते हैं। तो ये भी एक जो है हिस्सा है इसका। तो अब एक समस्या आती है मौद्रिक संचरण की समस्या। मौद्रिक संचरण की समस्या क्या होती है? तो जो बैंकिंग व्यवस्था होता है, बैंकिंग व्यवस्था में मौद्रिक संचरण की समस्या का अच्छे तरीके से ना होने के कारण, मतलब उचित तरीके से उसका क्रियान्वयन यानी उसकी कार्यप्रणाली उचित तरीके से ना होने के कारण ग्राहकों को मौद्रिक नीति का जो है पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। मैंने बताया था कि मौद्रिक नीति 2 प्रकार की होती है, एक कठोर मौद्रिक नीति है, एक सरल मौद्रिक नीति होती है। तो उसी प्रकार जब सस्ती मौद्रिक नीति की स्थिति आती है तो उसका लाभ ग्राहकों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो बैंक होते हैं सस्ती मौद्रिक नीति के अनुसार अपने जो है ब्याज दर में परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर जो है उसी ब्याज दर पर ग्राहकों को ऋण दे रहे होते हैं जो कि काफ़ी उच्च होता है। तो इस प्रकार जो है ग्राहक जो है इस लाभ से वंचित रह जाते हैं, सस्ती मौद्रिक नीति के लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो इसी समस्या के समाधान के लिए आरबीआई ने बेस रेट के निर्धारण के लिए बैंकों के उधारी के दर के निर्धारण के लिए जो एक फार्मूला प्रस्तुत किया जिसको हम MCLR कहते हैं। MCLR है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड ऑफ लैंडिंग रेट। तो ये जो MCLR है इसका आरबीआई के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। यह भी एक जो है उधारी दर निर्धारित करने का एक कह लो कि एक फॉर्मूला है जिसके आधार पर जो है बैंक अपने उधारी दर का निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार MCLR को लाया गया मार्केट में ताकि जो है ये जो ग्राहकों को सस्ती मौद्रिक नीति का लाभ नहीं मिल पा रहा था उसका लाभ मिल सके, इसीलिए जो इसको लाया गया। तो MCLR जो है एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें बैंक अपने उधारी दर यानी बेस रेट के निर्धारण में जो है फंड की सीमांत लागत को भी आधार बनाना होता है। फंड की सीमांत लागत कहने का मेरा अर्थ है जो ग्राहक जो लोग होते हैं
फंड की सीमांत लागत मतलब जो लोग होते हैं, ग्राहक होता है, वो बैंकों के पास पैसे जमा करते हैं, तो बैंक जो है उनको हर साल में जो है उस जमा पैसे पर कुछ ब्याज देता है। तो इसकी सीमांत लागत, उसकी स्थिति क्या है? तो इस प्रकार जो फंड की सीमांत लागत एंड बैंकों द्वारा फंड की सीमांत लागत और बैंकों द्वारा जो MCLR का निर्धारण है हर मासिक आधार पर किया जाएगा। हर महीने जो है इसका निर्धारण, इसमें बदलाव किया जाएगा, ताकि जो है क्योंकि मौद्रिक जो नीति होती है, मौद्रिक नीति हमेशा बदलती रहती है, कभी सस्ती मौद्रिक नीति तो कभी कठोर मौद्रिक, तो उस आधार पर जो हर महीने जो इसमें एक आधुनिक तरीके से जो है बदलाव किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके। तो इसीलिए ये निर्धारित किया गया है कि बैंक अपने MCLR का निर्धारण, फंड की सीमांत लागत और ऑपरेशनल कॉस्ट कहने का अर्थ है मेरा, जो बैंकों के दैनिक संचालन, मतलब जो लेन देन का खर्च होता है, बैंकों का अपना जो खर्च होता है, उसको देखते हुए, यानी ऑपरेशनल कॉस्ट एंड CRR की स्थिति, CRR के कारण हुए जो है, CRR की स्थिति को देखते हुए जो है इसका MCLR का निर्धारण किया जाएगा हर मासिक आधार पर। तो MCLR को लाया गया ताकि जो है मौद्रिक संचरण की समस्या में कुछ हद तक सुधार किए जा सके, कुछ हद तक सुधार किया जा सके। तो MCLR का उद्देश्य जो है मौद्रिक संचरण की समस्या में सुधार करना था, जिससे ग्राहकों को जो है सस्ती मौद्रिक नीति का लाभ जो है अधिक पारदर्शी तरीके से मिल सके। पारदर्शी तरीके से मतलब कि अधिक खुले ढंग से मिल सके। तो इस प्रकार उस पर कोई गोपनीयता ना हो, सार्वजनिक तौर पर उनको इसका लाभ मिल सके। तो नेक्स्ट है जो है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट क्या होता है? तो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जो है MCLR के उचित क्रियान्वयन ना हो पाने के कारण जो है मौद्रिक संचरण, तो मतलब MCLR भी उचित तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मौद्रिक संचरण की समस्या का उचित ढंग से जो है पर्याप्त मात्रा में सुधार नहीं हो पाया। तो इस संदर्भ में जो है डॉक्टर जनक राज समिति की अध्यक्षता में जो है समिति की सिफारिश की अध्यक्षता में जो एक जनक राज समिति की अध्यक्षता में एक समिति प्रस्तुत की गई, सिफारिश प्रस्तुत किया गया। तो इस समिति का गठन किया गया, डॉक्टर जनक राज समिति का गठन किया गया। तो इस समिति ने बैंकों की उधारी दर के निर्धारण को उधारी दर के लिए कहा कि बैंकों को अपने बैंक बेस रेट को जो बाहरी बेंचमार्क से जोड़ देना चाहिए। तो इसने ये सिफारिश किया कि समिति ने सिफारिश किया कि बेस रेट को जो है बैंकों को अपने बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना चाहिए। जैसे कि इसने कहा कि बैंक अपने जो है बेस रेट को रेपो रेट से जोड़ सकते हैं। ट्रेजरी बिलों के हुए 3 महीनों के प्रतिफल से कर जोड़ सकते हैं। ट्रेजरी बिलों के जो है 6 महीनों के प्रतिफल से एंड FPIL में परिवर्तन से। तो उसने समिति ने सिफारिश किया कि इन आधारों पर जो है बैंक अपने जो है बेस रेट में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस समिति के डॉक्टर जनक राज समिति की सिफारिश के बाद जो है कई बैंकों ने, मतलब अधिकतर बैंकों ने अपने बेस रेट को जो है रेपो रेट से लिंक कर दिया, रेपो रेट से जोड़ दिया। मैंने रेपो रेट बताया था कि रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर जो कि एक अल्पकालिक ऋण होता है, जो कि RBI जो है बैंकों को देता है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को RBI अल्पकालिक अवधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है, हम उसी को रेपो रेट कहते हैं। तो इस प्रकार नेक्स्ट आया रेपो लिंक लैंडिंग रेट। तो RBI ने जो है अक्टूबर 2019 में सभी बैंकों को फ्लोटिंग ऋण वाले व्यक्तिगत ऋण एंड खुदरा ऋण एंड जो है MSME क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों को जो है बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य कर दिया। तो इस प्रकार के जो ऋण रहेंगे उनको जो है बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य है। तो इस प्रकार जो बैंकों ने जो है अपनी बेस रेट को जो है रेपो रेट से लिंक कर लिया, जिससे जो तिमाही आधार पर यानी 3 महीनों पर जो इसको बदला जाएगा। और इसका उद्देश्य ये है कि
इसका उद्देश्य ये है कि मौद्रिक संचलन की जो समस्या है, मौद्रिक संचलन की प्रक्रिया को अधिक और अधिक पारदर्शी तरीके से उसको किया जा सके। तो मौद्रिक संचलन की समस्या, जैसे रिपो लिंक लैंडिंग रेट से ब्याज दरों में पारदर्शिता होगी, ब्याज दरों में पारदर्शिता होगी, ताकि जैसे ब्याज दर का निर्धारण कैसे किया जाएगा, क्योंकि जो बैंक होंगे अपने बेस रेट को जो बाहरी बेंचमार्क से जोड़ेंगे, मतलब जो कि सार्वजनिक होता है। रेपो रेट सबको पता होता है कि रेपो रेट किस रेट पर चल रहा है, तो ये एक सार्वजनिक हो जाएगा, ताकि अब लोग जो अधिक पारदर्शी तरीके से अपने यानी ऋण का जो दर होता है उसको जान पाएंगे। तो ये एक इससे एक ये लाभ होगा। एंड जो है इसको समय पर अपडेट किया जाता रहेगा, ताकि लोगों को जो है अधिक जो है करेंट यानी वर्तमान में जो चल रहा है रेपो रेट, उसके आधार पर जो इसको संशोधित किया जाएगा और लोगों को जो उचित तरीके से इसका लाभ मिलेगा। तो उधार लेने वालों को भी इससे अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि जो एक उचित ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा, ताकि ग्राहकों को भी जो अधिक लाभ मिलने की इसमें संभावना है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक क्या होता है? तो वह संस्था जो जनता को ऋण देती, जनता से जमा स्वीकार करती है और जनता को निवेश एंड उपभोग व्यय के लिए, निवेश करने के लिए यानी अपने उपभोग व्यय के लिए ऋण देती है, तो उसी को हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। तो इसी को हम बैंकिंग प्रक्रिया कहते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक जो है साख सृजन करती है, साख सृजन करने के माध्यम से अपने लाभ को अर्जित करती है, अपने लाभ को बढ़ाती है। तो सभी बैंकों का यही कार्य होता है कि वे साख सृजन के माध्यम से अपने लाभ को सुनिश्चित करें, लाभ को बढ़ाएं। तो बैंकिंग के प्रकार, तो नेक्स्ट है बैंकिंग के प्रकार। बैंकिंग के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है कोर बैंकिंग, लीड बैंकिंग, शैडो बैंकिंग, विकास बैंकिंग एंड यूनिवर्सल बैंकिंग। तो ये 5 प्रकार के बैंकिंग होते हैं। पहला जो बैंकिंग का है कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग जो है इसकी जो अधिकतर जो शाखाएँ होती हैं कोर बैंकिंग की, वो इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, जो कि ये एक प्रकार की आधुनिक तकनीक है, क्योंकि ये इंटरनेट से जुड़ी होती हैं और ग्राहक जो इसकी किसी भी शाखा का जो है अधिक सरल तरीके से लाभ उठा पाता है, क्योंकि जो है इंटरनेट से जुड़ी होने की वजह से अधिक तकनीकी ढंग से जो है ग्राहक इसका लाभ उठा पाता है। तो कोर बैंकिंग जो है काफ़ी सरल बैंकिंग प्रक्रिया है। नेक्स्ट है लीड बैंकिंग। लीड बैंकिंग में सभी जो बैंक होते हैं, वित्तीय संस्थान जो होते हैं, बैंकिंग जो होते हैं, सभी बैंक मिलकर सम्मिलित रूप से जो है इसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में जो है काम करते हैं। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के अलग अलग तरीके से जो है अपने अपने मत प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार लीड बैंकिंग में जो है जो बैंकिंग क्षेत्र होता है, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में किसी एक बैंक को जो है RBI जो है लीड बैंक के रूप में जो है नियुक्त कर देता है। तो लीड बैंक की कार्य होता है, भूमिका होता है कि वो अधिक पारदर्शी तरीके से जो है पारदर्शी तरीके से बैंकों को ट्रीट करें। मतलब लीड बैंक का ये कार्य होता है कि उस क्षेत्र में उपस्थित जो है साख सृजन के माध्यम से जो है उसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में अधिक प्रयास करें। तो लीड बैंक, अगर किसी बैंक को कोई समस्या होती है पूंजी को लेकर, तो पहले लीड बैंक को इन्फॉर्म करता है, लीड बैंक से सहायता मांगता है, क्योंकि जो है वो बैंक जो है एक लीड बैंक जो है इसीलिए नियुक्त किया जाता है ताकि बैंकिंग क्षेत्र में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो लीड बैंक उसको पहले हल करने की कोशिश करे। नेक्स्ट है शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग जो है इसको बैंक की कैटेगरी में तो नहीं माना जाता है, लेकिन शैडो बैंकिंग जो है एक तरह से ये बैंकिंग का पूरा कार्य कर रहा होता है। मतलब ये ग्राहकों को ऋण की सुविधा देता है एक बैंक की तरह, लेकिन ये बैंक नहीं होता है, क्योंकि इसको बैंकिंग का जो सर्टिफिकेट होता है, इसको नहीं, लाइसेंस जो होता है वो नहीं मिला होता है। तो ये जो एक शैडो बैंकिंग की तरह कार्य कर रहा होता है, क्योंकि ये बैंक का पूरा कार्य तो करता है लेकिन इसको बैंकिंग का दर्जा नहीं प्राप्त होता, बैंकिंग का नाम नहीं प्राप्त होता है। तो ये हो गया शैडो बैंकिंग। नेक्स्ट है विकास बैंकिंग। विकास बैंकिंग में सभी बैंक जो है, विकास बैंकिंग में कोई बैंक जो है किसी क्षेत्र विशेष में विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस क्षेत्र विशेष में जो है संगठित मुद्रा बाजार को जो अधिक अच्छे ढंग से उसके क्रियान्वयन पर अधिक ध्यान देते हैं, ताकि संगठित मुद्रा बाजार का जो है अधिक वैल्यू बढ़े
और असंगठित मुद्रा बाजार जो है कम रहता है, क्योंकि जो है असंगठित मुद्रा बाजार की स्थिति जो को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी हद तक जो है असंगठित मुद्रा बाजार की स्थिति खत्म हो गई है और संगठित मुद्रा बाजार जो अपने असंगठित मुद्रा बाजार का प्रचलन जो है अधिक बढ़ गया है। तो इसीलिए जो है विकास बैंकिंग का ये कार्य होता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग जो हमारे दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी जो ऋण होते हैं वो देने का कार्य जो है यूनिवर्सल बैंकिंग करता है। तो ये जो है ये 5 प्रकार के बैंकिंग होते हैं। और विकास बैंकिंग के जो है 4 प्रकार होते हैं। एक तो कृषि विकास होता है जो कि नाबार्ड द्वारा किया जाता है। औद्योगिक विकास में SNBI के द्वारा किया जाता है। अपना विकास में जो है एक्सिम बैंक होता है। एंड जो है आवासीय बैंक के रूप में आवासीय विकास में जो आवासीय बैंक होता है जिसको हम NHB कहते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इस प्रकार जो विकास बैंकिंग जो है अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग विकास बैंकिंग का कार्य अलग अलग बैंक करते हैं। कृषि क्षेत्र के लिए नाबार्ड के कृषि क्षेत्र में विकास बैंकिंग का कार्य नाबार्ड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंकिंग के जो 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो प्राथमिक कार्य होता है, दूसरा द्वितीय कार्य होता है। प्राथमिक कार्य में इसका ये कार्य होता है कि ये जमा स्वीकार करता है एंड ऋण देने का कार्य करता है। प्राथमिक कार्य में जमा स्वीकार करता है, ये 2 प्रकार की जमा स्वीकार करता है। एक तो डिमांड ड्राफ्ट मांग जमा स्वीकार करता है एंड जो है एक ट्रेड ड्राफ्ट स्वीकार करता है। तो मांग जमा में ये करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट 2 प्रकार के ऋण को जमा स्वीकार करता है। एंड ट्रेड ड्राफ्ट में जो है RD एंड FD को फंड लागत को स्वीकार करता है। एंड जो है ऋण देता है, ये 4 प्रकार के ऋण देता है। एक तो अल्पकालिक ऋण देता है, एक दीर्घ अवधि वाला ऋण देता है एंड एक ओवर ड्राफ्ट की सुविधा देता है एंड जो है एक कैश क्रेडिट की सुविधा देता है। तो जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा होता है ये एक अस्थायी प्रकार का ऋण होता है। अस्थायी प्रकार की ऋण की सुविधा होती है क्योंकि जो है इसमें ग्राहक के जो है वित्तीय परिसंपत्तियों के माध्यम से जो है इसमें ऋण दिया जाता है। ग्राहक की वित्तीय परिसंपत्तियां जो होती हैं उसके माध्यम से जो है इसमें ऋण दिया जाता है। और कैश क्रेडिट भी एक प्रकार की जो असुरक्षित ऋण की स्थिति होती है क्योंकि इसमें ग्राहक के जो भौतिक परिसंपत्तियों के माध्यम से ऋण दिया जाता है। जैसे इसमें ग्राहक के भौतिक परिसंपत्तियां कहने का अर्थ है मेरा कोई उसका कार हो गया, बाइक हो गया, उसको जो है उसके आधार पर जो उसके जो कागजात होते हैं बैंक उसके कार के जो कागजात होते हैं उसको जो है बैंक अपने पास रख लेता है और उसके आधार पर उस ग्राहक को ऋण देता है। तो इस प्रकार जो है ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट की सुविधा भी वाणिज्यिक बैंक के द्वारा दिया जाता है। वाणिज्यिक बैंक का द्वितीय कार्य ये होता है कि ये जो है बिल जारी करता है, शेयर जारी करता है, मनी ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार जो वाणिज्यिक बैंक के जो ये अन्य प्रकार के कार्य देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार जो बैंक होते हैं, बैंक 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वाणिज्यिक बैंक बैंक 2 प्रकार के, अनुसूचित बैंक एंड गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वाणिज्यिक बैंक, दूसरा सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक 3 प्रकार के, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक एंड विदेशी बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में आ जाएगा राष्ट्रीयकृत बैंक आ जाएगा, SBI आ जाएगा और अन्य आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो ये बैंक 2 प्रकार के होते हैं, अनुसूचित बैंक एंड गैर अनुसूचित। जो अनुसूचित बैंक होते हैं इनको RBI अधिनियम 1934 की जो है RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में जो बैंक सूचीबद्ध होते हैं हम उनको अनुसूचित बैंक कहते हैं। और जो अनुसूचित बैंक का ये कार्य होता है कि वे RBI के नियमों का पालन करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो अनुसूचित बैंक जो है RBI की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होते हैं और RBI के नियमों के अनुसार जो है कार्य करते हैं, नियमों का पालन करने का कार्य करते हैं। तो राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होते हैं? तो जो राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं इसमें जो निजी क्षेत्र का पूंजी लगा होता है इसमें निजी क्षेत्र की पूंजी को हटा देता है सरकार और खुद पूंजी का निवेश करता है। तो इसमें जो है सरकार का उद्देश्य ये होता है कि सरकार अपनी भूमिका इन बैंकों में बढ़ाना चाहता है, इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करता है। तो राष्ट्रीयकृत कहने का साफ मतलब ये है कि निजी क्षेत्र की पूंजी को हटा दिया जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा उसमें पूंजी का निवेश किया जाता है। तो इस प्रकार इस पर जो है सरकार का स्वामित्व करना ही इसका उद्देश्य होता है। तो राष्ट्रीयकरण करने के कुछ निम्नलिखित कारण होते हैं जिन कारणों के लिए जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। पहला तो यह है कि इसमें जो है बैंकिंग के क्षेत्र में सरकार की जो है भूमिका में अधिक वृद्धि करना होता है ताकि सरकार जो है उस क्षेत्र पर अधिक अपने विचारों का
आदान प्रदान कर सके। एंड जो जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसमें समाजवादी विचारधाराओं को बढ़ावा देना। आर्थिक क्रियाएं कहने का अर्थ उत्पादन, विनिमय, उपभोग और वितरण। तो ये 4 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिसको मैंने आगे बताया था। तो ये 4 आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं इनमें समाजवादी विचारधाराओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। एंड कृषि के क्षेत्र में निवेश के माध्यम से हरित क्रांति के लिए जो हरित क्रांति को उचित तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए जो असाख सृजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय। तो और वित्तीय समावेशन के विस्तार करने के उद्देश्य से भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो इसलिए कुछ जो राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं हम इनको सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं, क्योंकि इन पर सरकार का जो पूर्ण रूप से स्वामित्व हो जाता है, पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक होते हैं इनकी स्थापना जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के जो है द्वारा इनकी स्थापना की गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम जो है इस अधिनियम में इनकी स्थापना एंड संरचना, विनियमन, समाप्ति, इन सभी से संबंधित जो संरचना होती है इस अधिनियम में मौजूद होती है। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं इनका जो कार्य होता है वाणिज्यिक बैंकों की तरह सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ये कार्य होता है कि वे अधिक से अधिक साख सृजन करें। अधिक से अधिक साख सृजन करने के माध्यम से वे जो है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसीलिए ही नियुक्त किए जाते हैं ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उनका विकास किया जा सके। तो इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो है गठन किया जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लाया जाता है ताकि जो है ये अधिक से अधिक लाभ कमाना इनका उद्देश्य ना हो, बल्कि विकास करना उद्देश्य हो। तो इसीलिए इनका नाम है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसलिए जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संरचना क्या होती है, तो किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो है 3 संस्थान मौजूद होते हैं। पहला तो होता है केंद्र सरकार की भूमिका इसमें 50% की होती है। दूसरा होता है राज्य सरकार की भूमिका इसमें 15% की होती है। एंड तीसरा जो होता है प्रायोजक बैंक होता है। प्रायोजक बैंक की भूमिका इसमें 35% की होती है। तो इसलिए जो है इसमें 3 प्रकार की संस्थाएं कार्यरत होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। जो प्रायोजक बैंक होते हैं, प्रायोजक बैंक का जो मुख्य कार्य होता है आरआरबी के कर्मचारियों की जो है को प्रशिक्षण देना होता है, ताकि उचित ढंग से जो है इसके कर्मचारी प्रशिक्षित हो सके। और जो है आरआरबी के प्रबंधकीय और उसके वित्तीय मामलों से संबंधित कुछ निवेश जो होता है, कुछ निश्चित राशि का निवेश करने का कार्य प्रायोजक बैंक करता है। तो प्रायोजक बैंक जो है इनमें जो है प्रबंधन की जो भूमिका होती है उसमें सहायता करने का कार्य करता है। तो इसीलिए प्रायोजक बैंक का जो है आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जो है अधिक स्थान है राज्य सरकार से। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो कुछ चुनौतियाँ होती हैं, समस्याएं होती हैं। तो इसका पहला तो समस्या ये है कि इसमें पूंजी का अभाव होता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पूंजी का अभाव की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो है अधिक विकास पर ध्यान देते हैं। इनका लाभ कमाना अधिक उद्देश्य नहीं होता है, इसीलिए इनके पास जो पूंजी का अभाव हो जाता है, क्योंकि ये अधिक से अधिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, लोगों को अधिक से अधिक ऋण देते हैं। तो इसीलिए जो है इनके पास जो पूंजी का अभाव होता है। और जो है नेक्स्ट चुनौती ये होती है, समस्या ये होती है इन बैंकों की कि इनमें जो है प्रबंधकीय क्षमता की कमी होती है। प्रबंधकीय क्षमता उसे कहते हैं, मतलब इनके जो है कार्य प्रणाली, इनके जो कार्य होते हैं, प्रबंधन मतलब इनमें कितने कर्मचारी होंगे, कौन सा कार्य कौन व्यक्ति करेगा, तो इसी को हम प्रबंधन कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। तो प्रबंधन का जो कार्य होता है उसमें भी कमी होती है। प्रबंधकीय क्षमता में जो है काफ़ी इनमें मतलब आधुनिकता नहीं होती है, और इसमें सरकार की जो है अधिक हस्तक्षेप होता है। तो सरकार का अधिक हस्तक्षेप होने की वजह से भी ये बैंक जो है अपने ढंग से स्वतंत्र रूप से अपना विकास नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो ये बैंक पूंजी के अभाव से भी जूझता है, क्योंकि इसमें सरकार का अधिक हस्तक्षेप होता है। तो ये सरकार के ढंग से जो इसको चलना होता है। तो इसी प्रकार नाबार्ड के परामर्श से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, ताकि जो है सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एकजुट करके जो है इनको एकजुट किया जा सके, जिसका उद्देश्य आरआरबी के जो है परिचालन लागत में कमी करके दक्षता में सुधार किया जा सके। तो इनके जो
कार्यप्रणाली से संबंधित जो लागत होती है, तो इसमें कमी किया जा सके, जो कि एकीकरण के माध्यम से ही होगा, और इनके जो है प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि की जा सके, सुधार किया जा सके। तो इसीलिए जो है नाबार्ड के द्वारा इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण समस्या हो जाती है। नेक्स्ट है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या होते हैं? सहकारी बैंक एक प्रकार की समिति होती है। तो सहकारी बैंक ऐसी समितियाँ होती है जिनका मुख्य व्यवसाय जो है बैंकिंग का कार्य करना होता है, और इन समितियों पर इनके जो है सदस्यों का जो है पूर्ण स्वामित्व होता है। तो इसके जो सदस्य होते हैं, इसके सदस्य ही जो है इसको प्रबंधित करने का और नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो इस समिति के विकास संबंधी इससे संबंधित जो नियम बनाने का कार्य इसके सदस्यों द्वारा होता है। तो जो समितियां होती है, इसमें कुछ निश्चित मात्रा में 30 से 35 या फिर 15 से 20 व्यक्ति मौजूद होते हैं किसी भी एक समिति में, सहकारी समिति में। तो सहकारी बैंकों की और सहकारी बैंक ये मानते हैं कि अगर जब तक सामूहिक विकास नहीं किया जाएगा, सामूहिक विकास को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तब तक जो है आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। तो ये बैंक ये मानता है कि पहले सामूहिक विकास किया जाए, फिर तब खुद ब खुद आर्थिक विकास हो जाएगा। तो इन बैंकों की स्थापना जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के जो है विकास के उद्देश्य से किया गया है, ताकि हमारे देश के, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, पिछड़े हुए इलाके हैं, उनमें जो है इन समितियों के द्वारा जो है साख सृजन की सुविधाएं जो है लोगों को ट्रांजैक्शन की सुविधाएं प्राप्त हो सके, लोग अपनी जमा को इन बैंकों में रख सकें, और इनसे जो है उनको निवेश और उपभोग के लिए आवश्यकता पड़ने पर सस्ती ब्याज दरों पर जो है ऋण मिल सके। तो इसीलिए जो है सहकारी बैंकों की स्थापना किया गया, ताकि हमारे सुदूर ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों का विकास किया जा सके। तो इस प्रकार से हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियाँ होती हैं: संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। तो संघ सूची में बैंकिंग जो आता है वो संघ सूची में आता है, यानी केंद्र सरकार संघ सूची में आता है। एंड जो है राज्य सूची में आता है सहकारी बैंकों के निगमीकरण का कार्य, सहकारी बैंकों की नियमन एंड समाप्ति का कार्य। तो ये जो 2 बैंक होते हैं सहकारी बैंकों में, ये दोनों बैंक शामिल होते हैं, दोनों संस्थाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शामिल होते हैं। तो इसीलिए सहकारी बैंक में दोहरी भूमिका, हम कहते हैं कि सहकारी बैंक में दोहरी भूमिका होती है, क्योंकि इसमें 2 संस्थाएँ कार्य कर रही होती है, केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार। तो इस प्रकार जो है सहकारी समितियाँ होती हैं, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों में सहकारी समितियों का गठन किया जाता है, तो उसके लिए जो है उसके पंजीकरण के लिए बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहकारी समितियों का पंजीकरण करने का कार्य किया जाता है। तो इसी प्रकार वर्ष 1965 से 66 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में कुछ संशोधन किया गया था, और संशोधन करके प्रावधान किया गया कि आरबीआई को जो है इन बैंकों से संबंधित, सहकारी बैंकों से संबंधित जो है कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई। तो इसमें संशोधन किया गया नियमन में, और आरबीआई को शक्तियाँ प्रदान की गई। फिर भी जो इस पर दोहरे नियमन की जो समस्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोहरे नियमन की जो समस्या है, फिर भी वो इन बैंकों में बनी रही, फिर भी इन उचित ढंग से कोई सुधार नहीं हो पाया। तो इसीलिए जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वो सहकारी बैंकों की तरह ही होते हैं। तो इस प्रकार जो सहकारी बैंक हैं और जो वाणिज्यिक बैंक हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में अंतर क्या होता है? मैंने वाणिज्यिक बैंक बताया था अभी। तो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, इनकी स्थापना जो है कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अंतर्गत एक बैंकिंग कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो इनकी स्थापना की जाती है वाणिज्यिक बैंकों की, एंड इनका जो पंजीकरण होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जो इनका पंजीकरण कराया जाता है, पंजीकरण होता है। एंड जो है ये जो है जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, ये पूरी तरह से बैंकिंग का ही कार्य कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इनका जो नियमन होता है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई अधिनियम आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो इनका नियमन आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, और इनको बैंकिंग का कार्य कर रहे होते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य जो है लाभ अर्जित करना होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना जो है वाणिज्यिक बैंकों का उद्देश्य होता है, ना कि विकास करने का उद्देश्य। और वाणिज्यिक बैंकों की जो शाखाएँ होती हैं वो पूरे देश में हो सकती हैं। तो वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएँ देश में कहीं भी खोली जा सकती हैं, कहीं भी उपस्थित होती हैं।
नेक्स्ट है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक जो होते हैं इनकी स्थापना जो है सहकारी समिति के रूप में किया गया और इनकी स्थापना सहकारी समिति के रूप में सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत किया गया। तो इस प्रकार जो है सहकारी बैंकों की स्थापना की गई और इनका पंजीकरण जो है रजिस्ट्रार ऑफ कारपोरेटिव सोसाइटी के पास जो है इनका पंजीकरण कराया जाता है। एंड इनका जो नियमन होता है कुछ यानी थोड़े सा यानी आंशिक रूप से इनका नियमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है और आंशिक रूप से राज्य सरकार के द्वारा। तो ये राज्य सरकार और आरबीआई जो है दोनों सम्मिलित रूप से मिलकर इसका नियमन करने का कार्य करती हैं और इनकी स्थापना जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए किया गया ताकि जो है ये बैंक कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में साख सृजन की सुविधाएं उपलब्ध करा पाएँ और ये साख सृजन की सुविधाएं उपलब्ध करा तो उस क्षेत्र को जो विकसित बना पाएँ। तो जो सहकारी बैंक होती हैं सामान्यतः ये देखा जाता है कि इनकी शाखाएं जो है सिर्फ एक ही राज्य में देखने को मिलती हैं। तो सहकारी बैंकों की जो शाखाएं होती है एक ही राज्य में देखने को मिलती है। और मैंने बताया था अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए दो या 2 से अधिक राज्यों में सहकारी समितियों की स्थापना की जा सकती है, जिसके लिए बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत जो इसका पंजीकरण कराना पड़ता है 2 या 2 से अधिक राज्यों में सहकारी समितियों की स्थापना के लिए। लेकिन सामान्यतः यही देखा जाता है कि किसी एक राज्य में सहकारी समिति स्थित होती है। तो सहकारी बैंक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण सहकारी बैंक एंड शहरी सहकारी बैंक। ग्रामीण सहकारी बैंक 2 प्रकार के, एक अल्प अवधि वाले, दूसरा दीर्घ अवधि वाले। अल्प अवधि वाले होते हैं राज्य सहकारी बैंक, दूसरा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक एंड प्राथमिक कृषि साख समितियाँ। तो ये जो है अल्प अवधि वाले होते हैं एंड जो है दीर्घ अवधि वाले होते हैं राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एंड जो है केंद्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इस प्रकार जो दीर्घ अवधि वाले एंड जो है अल्प अवधि वाले 2 प्रकार के जो है ग्रामीण सहकारी बैंक मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार सहकारी बैंकों की समस्याएं क्या होती हैं। तो सहकारी बैंकों की पहले समस्या है कि इनमें दोहरे नियमन की समस्या देखी जाती है। दोहरे नियमन की समस्या क्योंकि जो है इसमें राज्य सरकारों द्वारा इसका नियमन समाप्ति एंड ऑडिट किया जाता है एंड केंद्र सरकार द्वारा जो है जो है एक आरबीआई यानी केंद्र सरकार द्वारा इसको बैंकिंग लाइसेंस दिया जाता है एंड जो इसकी ऋण नीति को तय किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें दोहरे नियमन की समस्या होती है। दूसरा होता है इनमें जो है अपारदर्शी शासन नीति के कारण इनमें जो है काफ़ी अनियमितता में देखने को मिलती है और इनमें जो है तकनीक का भी आधुनिक तकनीकों का जो है काफ़ी कमी देखने को मिलती है क्योंकि जो है इनके जो दफ्तर होते हैं वो काफ़ी पुराने होते हैं, काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं, उनमें कोई तकनीकी सुधार नहीं होता है क्योंकि जो इनके पास पूंजी के अभाव होता है और इनके पेशेवर प्रबंधन में भी कमी होती है क्योंकि जो इनके पास वैसे योग्य कर्मचारी नहीं होते हैं, इसलिए इनके पेशेवर प्रबंधन में भी काफ़ी जो है लचीलापन देखने को मिलता है। तो सहकारी बैंकों में सुधार के बारे में पढ़ेंगे हम। सहकारी बैंकों में सुधार, तो शहरी सहकारी बैंक होते हैं, शहरी सहकारी बैंकों के जो है अधिक अच्छे ढंग से उनके नियमन एंड कार्य के लिए उच्च स्तरीय समिति के द्वारा जो है कुछ सुझाव दिया गया ताकि जो है इन शहरी सहकारी बैंकों में जो है सुधार किया जा सके। तो इसीलिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो 1949 होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसमें जो है संशोधन किया गया और इसमें संशोधन करके ये किया गया कि संशोधन करने का उद्देश्य यही था कि सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली में जो अधिक से अधिक अच्छे ढंग से सुधार किया जा सके। तो इसीलिए जो है इसीलिए सहकारी बैंकों के सुधार के लिए इस अधिनियम में संशोधन करके आरबीआई को अधिकार दिया गया, सहकारी बैंकों के संबंध में आरबीआई को अधिक अधिकार दिया गया। तो इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार किया गया जिससे बैंकों की प्रबंधन क्षमता में सुधार किया गया। प्रबंधन क्षमता में सुधार ऐसे किया गया कि इनकी प्रबंधकीय जो क्षमता होती है एंड सहकारी बैंकों के जो है सहकारी बैंकों के संरचना में निदेशक मंडल होता है। तो निदेशक मंडल में कम से कम जो है
ये प्रावधान किया गया, ये सुधार किया गया है कि जो निदेशक मंडल होता है सहकारी बैंकों के, उसमें कम से कम 51% सदस्य जो है अर्थशास्त्री हों, नियम कानून के ज्ञाता हों। तो इस प्रकार जो है उनके पास जो है योग्य 51% सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कि अर्थशास्त्री, नियम एंड कानून के क्षेत्र में जो है उनको अधिक से अधिक ज्ञान हो। और अगर ऐसे कर्मचारी, ऐसे योग्य कर्मचारी अगर उसके निदेशक मंडल में 51% सदस्य नहीं होते हैं, तो ऐसा न होने पर आरबीआई जो निदेशकों को हटा भी सकता है, अयोग्य निदेशकों को। एंड आरबीआई द्वारा जो है प्रबंधकों की योग्यता और उनकी जो है आवश्यक शर्तों का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है, ताकि जो है उनके जो योग्यता होती है कि कौन व्यक्ति का एज क्या होनी चाहिए, उसके पास क्या शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो योग्यता का निर्धारण होता है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है। और उसके लिए जो आवश्यक शर्तें होती हैं किसी भी निदेशक को, व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए निदेशक के पद पर, तो वो आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है। एंड आरबीआई ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों, ग्रामीण सहकारी बैंकों के अध्यक्ष के अयोग्य होने की स्थिति में, अगर अध्यक्ष अयोग्य नियुक्त हो गया है तो उस स्थिति में जो आरबीआई को अधिकार होता है कि वो कोई नए व्यक्ति को जो अध्यक्ष पद में नियुक्त कर सकता है। और आरबीआई जो है सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल का जो सुपर सेशन में बुला सकता है। सुपर सेशन कहने का अर्थ है कि उसके जो है प्रबंधन की जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो आरबीआई अपने पास ले सकता है, हम उसी को सुपर सेशन कहते हैं। तो इस प्रकार आरबीआई को जो है प्रबंधन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए। एंड जो नेक्स्ट है ऑडिट और वाइंड अप संबंधी सुधार। तो जो सहकारी बैंक हैं, सहकारी बैंकों का ऑडिट जो है आरबीआई द्वारा जो है बताए गए नियमों के अनुसार ही किया जाता है। तो अतः यह प्रक्रिया जो है काफ़ी पारदर्शी तरीके से निभाई जाती है। ऑडिट कहने का अर्थ है किसी कोई वित्तीय संस्थान हो गया, उसके प्रक्रियाएं, उसके कार्य को जो है अधिक उसके जो है पारदर्शिता का परीक्षण करना होता है कि वो संस्था जो है किस ढंग से कार्य कर रहा है, उसमें किस प्रकार के नियम मौजूद हैं, उसके रिकॉर्ड्स क्या हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है उस बैंक के। तो और उसी को हम ऑडिट कहते हैं। तो ऑडिट संबंधी जो अधिकार होता है, ऑडिट जो होता है वो आरबीआई के नियमों के बताए गए नियमों के अनुसार ही किया जाता है। एंड जो है सहकारी बैंकों की वाइंड अप प्रक्रिया जो होती है उसको अधिक पारदर्शी तरीके से बनाए रखने के लिए आरबीआई को अधिकार दिया गया है। वाइंड अप मतलब उसकी गतिविधियों को समाप्त करने से संबंधित मुद्दे। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो उसकी गतिविधियों को समाप्त करना होता है। तो इस प्रकार बैंकों के वाइंड अप संबंधी जो अधिकार जो होता है तो वो आरबीआई को दिया गया। तो वाइंड अप एंड जो है ऑडिट संबंधी अधिकार आरबीआई को दिए गए। नेक्स्ट है शेयर सिक्योरिटी संबंधी सुधार। तो जो सहकारी बैंक होते हैं उनको पहले शेयर सिक्योरिटी जारी करने का अधिकार नहीं था, जिसके बाद वे जो है बैंक अधिक मात्रा में पूंजी नहीं जुटा पाते थे, पूंजी का साख सृजन नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए जो है बैंकों में ये सुधार किया गया है कि बैंक जो है अब शेयर सिक्योरिटी जारी कर सकते हैं। और इस प्रकार जो बैंकों को अब शेयर सिक्योरिटी जारी करने का अधिकार दे दिया गया है ताकि जो है बैंक अधिक पारदर्शी तरीके से जो है कार्य कर सकें। एंड जो है एक मैरिटोरियम संबंधी सुधार किया गया है। तो जो आरबीआई वह सहकारी बैंकों को बिना मैरिटोरियम में रखे उनके जो नियमन संबंधी जो कार्य होते हैं, उनके पुनर्गठन की जो योजना होती है वो आरबीआई उनको मॉरिटोरियम में रखे बिना ही बना सकता है। मॉरिटोरियम कहने का अर्थ बैंकों की गतिविधियों को समाप्त करना, उनकी कार्यप्रणाली पर ब्रेक लगा देना। तो इसी को हम मॉरिटोरियम कहते हैं। तो बैंकों की कार्यप्रणाली में बिना ब्रेक लगाए ही आरबीआई को यह अधिकार दिया गया है कि बिना ब्रेक लगाए हुए उनके पुनर्गठन से संबंधित योजना बना दे। सहकारी बैंकों से संबंधित अन्य भी सुधार किया गया। तो यह अधिकार दिया है कि सहकारी बैंक जो है अपनी इच्छा अनुसार वे जो है लघु वित्त बैंक में परिवर्तित भी हो सकते हैं अगर वो चाहें तो। और विभिन्न प्रकार के आरबीआई के द्वारा जो है सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली के आधार पर जो है सहकारी बैंकों को निम्नलिखित प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया। उनके जो है संरचना, उनके लिए 4 स्तरीय संरचना बनाया गया। मतलब बैंकों के कार्य करने की जो क्षमता होती है अलग अलग बैंकों की अलग अलग होती है सहकारी बैंकों की। तो उनके कार्य प्रणाली के आधार पर जो उनको 4 प्रकार की संरचना में बांटा गया, जिससे टियर 1, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4। तो टियर 1 में उन बैंकों को रखा गया जिनके जो है
जो कि 100 करोड़ रुपए तक की जो है जमा प्राप्त करने वाले जो बैंक हैं उनको टियर फर्स्ट में रखा गया। एंड जो है टियर सेकंड में 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए तक के जमा जमा प्राप्त करने वाले बैंकों को टियर सेकंड में रखा गया। एंड 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक के जमा प्राप्त करने वाले को टियर थर्ड में रखा गया। एंड 10,000 करोड़ से अधिक तक के जमा प्राप्त करने वालों को जो है टियर फोर में रखा गया। तो इस प्रकार सहकारी बैंकों के जो है उनके कार्य प्रणाली क्षमता के आधार पर आरबीआई के द्वारा उनको जो है 4 स्तरीय संरचना में बांट दिया गया। तो नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड को हम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकिंग कहते हैं। मैंने बताया था कृषि विकास से संबंधित विकास बैंकिंग का कार्य नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को जो है शिव रामन समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया। और इसका उद्देश्य जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना होता है। और इसका जो है विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से साख सुविधा उपलब्ध कराता है विभिन्न बैंकों को। वित्तीय संस्थान मतलब बैंक ही होते हैं। तो यह भारत सरकार और आरबीआई की जो है सहायता से विभिन्न प्रकार के जो कृषि एवं ग्रामीण विकास में सुधार करने का प्रयास करता है, सुधार करने का कार्य करता है, विकास बैंकिंग का करने का कार्य करता है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में। एंड जो नाबार्ड जो है नाबार्ड के द्वारा वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक आदि के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र में जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो है कार्य करता है। तो एक तरह से जो है नाबार्ड विकास बैंकिंग का कार्य कर रहा होता है और एक लीड बैंक की भी भूमिका निभाता है। क्योंकि जो ये सभी बैंकों से जो है वित्तीय सुविधाएं सभी बैंकों को जो है ऐसी प्रशिक्षण देता है कि वो अधिक से किस क्षेत्र में उनको वित्त को जो निवेश करने की आवश्यकता है। तो इन सब पे पर ध्यान देने का कार्य जो है वो इसी के द्वारा किया जाता है। ध्यान देने का कार्य नाबार्ड के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार जो नाबार्ड का ये कार्य होता है। नेक्स्ट है भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या होता है? तो संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने तथा वंचित वर्गों को जो है आर्थिक विकास की जो धारा होती है उसमें जोड़ने के लिए जो भुगतान बैंक की शुरुआत की गई, पेमेंट बैंक का शुरुआत किया गया, ताकि जो है हमारे जो आर्थिक विकास, लोगों के विकास से संबंधित जो धारा होती है, आर्थिक विकास मतलब कि उत्पादन को बढ़ाकर जो लोगों का विकास करना। तो इस प्रकार जो आर्थिक विकास की जो धारा होती है उसमें लोगों को जो है जोड़ना तथा वंचित वर्ग को जो है उसमें सम्मिलित करना ही जो है पेमेंट बैंक को शुरू करने का लक्ष्य उद्देश्य यही था। और यह ग्राहकों को निम्नलिखित प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। जैसे ये प्रदान करता है कि लघु बचत खाते खोलने की सुविधा देता है। ग्राहक जो है छोटे से खाते खोलकर उसमें अपने जमा को रख सकते हैं। तो इस प्रकार की सुविधा जो है पेमेंट बैंक देता है। और यह प्रवासी श्रमिक जो कि किसी दूसरे शहर से या फिर दूसरे गांव से किसी दूसरे शहर में आके बस जाते हैं तो वो प्रवासी श्रमिक होते हैं। तथा प्रवासी श्रमिक तथा निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति तथा औपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को जो है धन हस्तांतरण की सुविधा देने का कार्य जो है पेमेंट बैंक का होता है। धन हस्तांतरण कहने का अर्थ लोग अपने लेन देन का कार्य कर सकें, इन बैंकों से जो है ऋण ले सकें अगर उनको ऋण की आवश्यकता हो तो, और इसमें अगर उनके पास अधिक पैसा है तो वो अपने पैसे को इसमें जमा कर सकें। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार के धन हस्तांतरण की जो सुविधा है वो पेमेंट बैंक द्वारा दिया गया। पेमेंट बैंक की विशेषताएँ क्या होती हैं? तो यह मांग जमा स्वीकार कर सकता है, यानी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार कर सकता है। एंड तथा प्रारंभ में जो है प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए तक का जो है यह ऋण यह जो है जमा स्वीकार करने का जो है इसको अधिकार होता है, बैलेंस रखने का अधिकार होता है। तो इस प्रति व्यक्ति 2 लाख, प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति मात्र 2 लाख रुपए तक ही जो है जमा इन बैंकों में रख सकता है, पेमेंट बैंकों में रख सकता है। एंड जो है यह डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, क्योंकि जो है यहाँ जमा को स्वीकार करता है तो इसीलिए डेबिट कार्ड जारी कर सकता है ताकि लोग अपने पैसे को रखें और डेबिट कार्ड से जब जाए तो वो पैसे निकाल सकें। एंड जो है इसे जो है ऋण देने की जो है अनुमति नहीं होती है पेमेंट बैंक को, इसीलिए जो है यह क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक तरह से जो है ग्राहक बैंकों से ऋण ही ले रहे होते हैं। इसीलिए जो है ये बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको ऋण देने की अनुमति नहीं होती है। तो इस प्रकार जो है भुगतान बैंक जो है आरबीआई के नियमानुसार इसको जो है CRR एंड SLR रखना होता है। CRR मैंने पढ़ाया था, कैश रिजर्व रेशियो, जिसको जो है आरबीआई के पास जो है बैंकों को अपने धन का कुछ हिस्सा जो है आरबीआई के पास सुरक्षित रखना होता है। तो इसीलिए इसमें जो है नियमन की जो समस्या होती है इन बैंकों की जो है इन बैंकों के जो जमा होता है, इनका जो एनडीटीएल होता है, इनकी जो निवल देयताएँ होती है उनका जो है 75% जो है इन बैंकों को जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करना अनिवार्य होता है।
गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने पढ़ाया था कि जो वित्तीय और बौद्धिक जो परिसंपत्तियाँ होती हैं, कुछ दस्तावेज होते हैं, दस्तावेज और वित्तीय परिसंपत्तियों को अगर सरकार जारी करती है तो उसी को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अपना 75% जो है हिस्सा जो है, धन का हिस्सा जो है पेमेंट बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करना अनिवार्य होता है। एंड जो है नेक्स्ट है लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आरबीआई द्वारा जो निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो इसकी स्थापना किया गया लघु वित्त बैंक की, और इसको लाइसेंस दिया गया। जैसे कि आरबीआई को इनको लाइसेंस देने का उद्देश्य यह था कि बचत माध्यमों का प्रावधान किया जा सके, बचत प्रवृत्ति में निवेश किया जा सके, ताकि जो है लोगों के पैसों को सुरक्षित रख के जो उनके पैसों को बचाया जा सके, और छोटी इकाइयों, सीमांत एवं लघु किसानों, मध्यम उद्योगों, असंगठित क्षेत्र संस्थाओं में कार्य करने वाले लोगों आदि को जो प्रौद्योगिकी क्षमता से जो है कम लागत पर जो उनको ऋण की सुविधा देना जो है, इस सुविधा देने के लिए जो लघु वित्त बैंक का गठन किया गया। एंड लघु वित्त बैंक जो वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने में बहुत अधिक सहायक होता है, क्योंकि जो है ये विकास का कार्य कर रहा होता है, ये लोगों को जो सस्ती ब्याज दरों पर जो ऋण देने का कार्य कर रहा होता है। तो इसीलिए लघु बैंक को लाइसेंस देने का उद्देश्य आरबीआई का यही था। लघु वित्त बैंक की गतिविधियाँ क्या होती है, इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, इसकी कार्य क्या होता है। यह बैंक जो है ग्राहकों से जमा स्वीकार करते तथा उनको जो ऋण देने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, उनको ऋण देते हैं। एंड जो है इसके लघु वित्त बैंक की तरह जो सुविधाएं दी जाती हैं उसमें वंचित वर्ग को जो अधिक प्राथमिकता देने का कार्य किया जाता है। वंचित वर्ग कहने का अर्थ है वो लोग जिनके पास जो आर्थिक विकास की जो धारा है उससे परिचित नहीं है, तो उनको हम वंचित वर्ग कहते हैं। जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं हो उनको हम वंचित वर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार के जो वंचित लोग होते हैं उनको अधिक प्राथमिकता दिया जाता है लघु वित्त बैंकों द्वारा। एंड जो है इन्हें जो है सीआरआर और एसएलआर के जो है नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि जो ये एक बैंकिंग का कार्य कर रहे होते हैं, इसलिए इनको एसएलआर एंड सीआरआर रखना होता है। एंड जो है इन बैंकों को इनका जो निवल ऋण होता है, इनको निवल ऋण यानी कि इनके पास जो रिजर्व होता है ऋण देने के लिए, इनके पास जो पैसे होते हैं, जिन पैसों को ये ग्राहकों को ऋण देते हैं, क्योंकि इनके पास जो पैसे होते हैं तभी तो ये ग्राहकों को ऋण देते हैं। तो इनके पास निवल जो ऋण होता है उसका न्यूनतम 75% इनका जो हिस्सा जो है इनको जो है प्राथमिक क्षेत्र में उधार देने के लिए करना होता है। प्राथमिक क्षेत्र में उधार देने के लिए निवेश करना होता है उसका 75%। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र, लघु एवं मध्य उद्यम, सीमांत किसान, असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग, तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो है जो इनकी ऋण देने का जो हिस्सा होता है उसका 50% हिस्सा जो ये 25 लाख रुपए तक के ऋणों का होना चाहिए। मतलब ये 25 लाख रुपए तक का ही ऋण दे सकते हैं। तो इस प्रकार नेक्स्ट है इंडिया जो पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक मैंने बताया था कि ये प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया था, प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए, प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए किया गया था। तो पेमेंट बैंक को जो इंडिया पोस्ट से लिंक कर दिया गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हिंदी का नाम है भारतीय डाक भुगतान बैंक। भारतीय डाक भुगतान बैंक कहा जाता है। तो आरबीआई ने जो है भारतीय डाक को जो है भुगतान बैंक का जो है लाइसेंस दे दिया। तो जो पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक का लाइसेंस जो इंडिया पोस्ट को दे दिया गया, और इस पर जो है 100% जो है सरकार के स्वामित्व वाली यह संस्था होती है पेमेंट बैंक। और ये इसका उद्देश्य देश के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। अंतिम व्यक्ति मतलब वह व्यक्ति जो कि आर्थिक विकास की धारा से एकदम अलग है, उसके पास न बैंक खाते हैं, न वो इन सभी चीज़ों के बारे में जानता है, बस वो एक सामान्य जीवन जी रहा होता है। तो उसको हम अंतिम व्यक्ति कहते हैं, जिसके पास बैंक खाते नहीं हैं। तो वो अंतिम व्यक्ति को जो बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना होता है। एंड जो भारतीय डाक का जो विशाल बहुत अधिक बड़ा नेटवर्क है भारत में, इसीलिए जो इस संस्था पर जो लोगों का विश्वास अधिक बना रहता है, क्योंकि जो है यह अधिक सशक्त एंड पारदर्शी तरीके से अपना कार्य कर रहा होता है। तो इसके माध्यम से जो पेमेंट बैंक होता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यह निम्नलिखित प्रकार की सुविधाएं ग्राहकों को प्रदान करने की जो है कोशिश करता है। पहला ये है कि ये जो है पहला तो ये मूलभूत बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराता है। मूलभूत मतलब बहुत सरल तरीके से जो है बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराता है। बहुत बेसिक, मूलभूत मतलब बहुत बेसिक होता है। तो बहुत बेसिक तरीके से लोगों को जो है बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराता है, जिसमें जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाते खोलना और उसमें लोगों का अपने ढंग से जो है उसमें पेश आना, मतलब
बहुत आसान होता है। एंड जो है यह घरेलू स्तर पर धन हस्तांतरण की सुविधा भी देती है। घरेलू स्तर मतलब कि लोग घर बैठे ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से पैसे का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। घर बैठे ही जो है वो पैसे का इस बैंक से जुड़े रह सकते हैं। तो इसीलिए जो है और तीसरे पक्ष के द्वारा जो है समय जमा और ऋण की सुविधा दी जाती है। तो तीसरे पक्ष कहने का मतलब है इसमें जो सरकार की जो भूमिका होती है, सरकार इसमें तीसरे पक्ष के रूप में भूमिका निभा रहा होता है। तो इसलिए जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है ये महत्वपूर्ण विशाल नेटवर्क भारत में देखने को मिलता है। इसलिए जो है इस संस्था पर जो लोगों का विश्वास अधिक बना रहता है और इस पर जो जीरो बैलेंस के जो है खाते खोले जाते हैं। इसकी चुनौतियाँ क्या होती हैं? हर बैंक की अपनी अपनी समस्याएँ और चुनौतियाँ होती हैं। तो इसी प्रकार जो इस बैंक की भी कुछ चुनौतियाँ होती हैं। जैसे इसमें आधुनिक आधारभूत संरचना का अभाव देखने को मिलता है। आधुनिक आधारभूत संरचना कहने का अर्थ है इनके जो ऑफिस होते हैं, इनका जो कार्यालय होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकों का, इनका कार्यालय जो अधिक पिछड़ा हुआ होता है। मतलब बहुत दिनों से ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से ऑफिस ही नहीं खुला है। मतलब अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप चले जाओ तो वहाँ पे ऐसा माहौल देखने को मिलेगा कि क्या है, लग रहा है इनके पास पैसे ही नहीं हैं। कैसे ये कम से कम कार्यालय को तो ये ठीक ढंग से रखें। तो इसीलिए इनके पास आधुनिक जो आधारभूत संरचना होती है उसके लिए अधिक सक्षम नहीं होते हैं। उसके माध्यम से ये अपने आप को अधिक डेवलप यानी अपने आप को अधिक विकसित नहीं कर पाते हैं। एंड जो इनमें प्रशिक्षित कर्मचारियों का भी अभाव होता है। वैसा कर्मचारी जो कि अधिक मतलब योग्य कर्मचारी इसमें नहीं होते हैं, जो कि अधिक ढंग से इस कार्य के लिए शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो, अधिक उसको अनुभव हो। तो उस प्रकार का व्यक्ति जो है इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कार्यरत नहीं हो पाता है। और इसमें पूंजी के अभाव के कारण जो ये बैंक जो निजी क्षेत्र से अधिक प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इनके पास पूंजी का भी अभाव होता है। इसीलिए ये जो आधुनिक आधारभूत संरचना को अपना नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो है बहुत मतलब इसमें भी समस्याएं देखने को मिलती है हमें। एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हमने पेमेंट बैंक के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल पता नहीं। वित्तीय समावेशन मतलब वित्तीय समावेशन एंड वित्तीय समावेशन का आशय ये है, इसका मतलब ये होता है वित्तीय समावेशन का देश के वंचित वर्ग को जो है वंचित वर्ग को जो हमारी प्रचलित वित्तीय व्यवस्था, आर्थिक विकास की जो व्यवस्था होती है उससे जोड़ना होता है। वित्तीय समावेशन का कार्य वंचित वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। तो इसके अंतर्गत जो उन व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जो कि अधिक पिछड़ा हुआ हो, ग्रामीण क्षेत्र से अलग किसी बस्ती में रह रहे हों, तो उसी को हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। और अर्थात वित्तीय समावेशन के जो है वंचित वर्ग को जो मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रक्रिया होता है, इससे जो है यह संसाधनों की गतिशीलता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर लोगों को, ऐसे वंचित वर्गों को इस धारा से अगर वित्तीय व्यवस्था से अगर जोड़ा जाता है तो लोग अपने जो है संसाधन, उनके पास जो पैसे होते हैं वो इसमें गतिशील कर देंगे। यानी इससे जो है संसाधनों की गतिशीलता में अधिक जो है सहायता मिलेगी। संसाधनों की गतिशीलता के काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। एंड वित्तीय समावेशन के द्वारा ग्राहकों को निम्नलिखित सुविधाएं देने की कोशिश की जाती है, ताकि जो है ग्राहक जो है अधिक से ग्राहक यानी वंचित वर्ग जो है वंचित वर्गों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा जाए। तो इसलिए जो बैंक जो है बचत करने के लिए वित्तीय समावेशन का उद्देश्य ये होता है कि लोगों को अपने जो पैसे होते हैं, उनके पास जो बाकी के जो पैसे बच जाते हैं आय से, तो उनको बचत करने के लिए, उनको बचाने के लिए उनके पास आसान बैंक खाते उपलब्ध कराना। ऐसा बैंक खाता जिसमें जो है लोग यानी ग्राहक अपने पैसे को जमा कर सकें, जो कि आसान हो। तो और जो है ये सस्ती ब्याज दर पर भी निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों को सुविधा देने का कार्य करता है। ऐसा ब्याज दर जो कि अधिक सस्ती हो। तो इस प्रकार
निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों को यानी वंचित वर्गों को जो है इसमें सस्ते ब्याज दर पर जो है ऋण की सुविधाएं देने का प्रयास किया जाता है। एंड जो है यह पिछड़े हुए वंचित समाज के वंचित जो वर्ग होते हैं उनको मूलभूत जो वित्तीय सुविधाएं होती है, सामान्य जो वित्तीय सुविधाएं होती है जो कि उनके पास होना ही चाहिए, जो कि वह सुविधाएं जो है उनको मिलनी ही चाहिए, जैसे कि पेंशन की सुविधा, बीमा की सुविधा। तो इस प्रकार की जो सामान्य सुविधाएं होती हैं समाज की, जो कि हर व्यक्ति इनमें शामिल होने की कोशिश करता है और शामिल होता है। तो इस बीमा एंड पेंशन में समाज के वंचित वर्गों को शामिल करना जो है वित्तीय समावेशन एक प्रकार की सुविधा देता है। एंड जो है यह मान्यता है, अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता है कि अगर जब तक वित्तीय समावेशन ना किया जाए, जब तक वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा ना किया जाए, तब तक हम समावेशी विकास को अच्छी ढंग से पूरी नहीं कर पाएंगे। समावेशी विकास का हम लक्ष्य नहीं पूरा कर पाएंगे जब तक हम वित्तीय समावेशन का लक्ष्य ना पूरा कर लें, क्योंकि जो प्रचलित जो वित्तीय व्यवस्था है हमारी, उससे नागरिकों को जोड़े बिना, उससे देश के सभी नागरिकों को जोड़े बिना हम इस विकास की जो प्रक्रिया है, हम इसका लाभ हर नागरिक के पास नहीं पहुंचा पाएंगे जब तक हम वित्तीय समावेशन ना कर पाएँ। तो इसीलिए जो है वित्तीय समावेशन जो है अर्थव्यवस्था की जो वितरण प्रणाली है उसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वितरण प्रणाली, मेरा कहने का अर्थ है कि वितरण प्रणाली मतलब संसाधनों का वितरण को लेकर, संसाधनों का जब तक उचित ढंग से नागरिकों में वितरण नहीं किया जाएगा तब तक नागरिक अधिक विकसित यानी अधिक कुशल नहीं हो पाएंगे, जागरूक नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए लोगों को जागरूक करके उनको समाज के हर वंचित वर्ग को, हर ऐसे नागरिक को जो कि इस व्यवस्था से वंचित हो, उसको वित्तीय व्यवस्था से जोड़कर वित्तीय समावेशन पहले किया जाए, तब जाके हम वित्तीय समावेशन करने का लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करने पर ध्यान दिया जाता है। तो वित्तीय समावेशन के अंतर्गत निम्नलिखित वर्गों को लक्षित किया जाता है। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जिनका अगर विकास हो गया, अगर वो लोग इस क्षेत्र वित्तीय व्यवस्था से जुड़ गए तो मानो वित्तीय समावेशन का विस्तार हो रहा है। जैसे इसमें सीमांत एवं लघु किसान, सीमांत एवं भूमिहीन किसान, प्रवासी श्रमिक, समाज का कमजोर वर्ग एंड निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति। तो इस वर्ग के जो लोग होते हैं इनको वित्तीय समावेशन के लिए लक्षित किया जाता है कि अगर इन वर्ग के लोगों में जागरूकता आ जाए, इन वर्ग के लोगों में सुधार हो जाए, ये विकसित हो जाए, तो हम वित्तीय समावेशन का विकास कर पाएंगे। मानो हमारा वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा हो गया हो। तो वित्तीय समावेशन के लिए कुछ जो संस्थाएं होती हैं वो भी भूमिका निभाती हैं। जैसे कि वित्तीय समावेशन को पूरा करने में कुछ बैंकिंग संस्थाएं होती हैं। बैंकिंग संस्थाएं जैसे कि वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक, भारतीय डाक भुगतान बैंक एंड लघु वित्त बैंक। तो इस प्रकार के जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, ये भी जो बैंक होते हैं, ये वित्तीय समावेशन को पर जो है ध्यान दे रहे होते हैं। वित्तीय समावेशन को के लक्ष्य को पूरा करने पर जो कहीं ना कहीं ये जो है इस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को पूरा करने पर सहायता कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं। एंड कुछ बीमा कंपनियां होती हैं एंड एनबीएफसी के बारे में मैं आगे पढ़ाऊँगी। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं ये वित्तीय समावेशन में सहायता करते हैं वित्तीय संस्थान। तो इस प्रकार वित्तीय समावेशन के जो है कुछ क्षेत्रों को लाभ मिलता है। निम्नलिखित क्षेत्रों को वित्तीय समावेशन का लाभ देखने को, जैसे इसका लाभ जो है ग्राहकों को मिलता है। ग्राहकों को लाभ मतलब ग्राहकों के बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, बचत प्रवृत्ति में उनका सुधार होता है और उनको जो है सस्ती ब्याज दर पर जो है सस्ती ब्याज दर के माध्यम से मतलब ब्याज के माध्यम से उनका आय में वृद्धि होती है। तो लोग जो बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए जो बैंकों में अपने पैसे रखते हैं, उनको जो बैंक जो हर वार्षिक आधार पर जो उनको उन पैसे पर ब्याज दे रहा होता है, तो उससे जो है एक तरह से लोग आय सृजन ही कर रहे होते हैं। एंड जो है जमा, ऋण, बीमा आदि जो मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं जो हर व्यक्ति को के पास होनी चाहिए, उसकी प्राप्ति होती है इन लोगों को वित्तीय समावेशन के होने के माध्यम से। इसका लाभ जो वित्तीय संस्थाओं को भी होता है, क्योंकि जो इससे वित्तीय संस्थाएं जो अपनी साख सृजन की क्षमता में वृद्धि कर पाते हैं। एंड जो है उनको वित्तीय संस्थाओं को जो इस वित्तीय समावेशन से अधिक लाभ होता है और इनके जो है ब्याज दरें इनके व्यापार में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जो लोग होते हैं
जब लोग अधिक वित्तीय समावेशन जब हो जाता है तो सभी देश के हर नागरिक जो है वित्तीय व्यवस्था से जुड़ जाता है, जिससे जो लोग बैंक में अधिक पैसे बैंक से जो है लोगों का संबंध अधिक बढ़ जाता है। तो इसीलिए बैंक जो अधिक साख सृजन कर पाते हैं, क्योंकि जब अधिक लोग बैंकों से जुड़ेंगे तो वो अपनी जमा को रखेंगे, बैंकों से ऋण लेंगे। तो इस प्रकार बैंक इन जमा से एंड ऋण देने से बैंकों का साख सृजन होता है, क्योंकि साख सृजन होता है। एंड जो है इसका लाभ जो अर्थव्यवस्था या फिर सरकार को भी होता है, सरकार को लाभ जैसे कि संसाधनों की गतिशीलता में सुधार होता है। तो इसीलिए इससे जो है वित्तीय समावेशन संसाधन गतिशील हो जाते हैं, जो कि स्थिर पड़े रहते हैं। जो लोग जो समाज का जो वर्ग वित्तीय समावेशन से नहीं जुड़ा होता है, हमारी वित्तीय व्यवस्था से नहीं जुड़ा होता है, उसके जो संसाधन होते हैं, उसके बाद जो पैसे होते हैं वो स्थिर होते हैं, उसके घर में ही स्थिर होते हैं। लेकिन जब वो वित्तीय व्यवस्था यानी बैंक हमारी बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ जाता है तो उसके जो संसाधन होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं। एक प्रकार से उसके घर से वो जो है पैसे बैंक में रखना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार संसाधन गतिशील हो जाते हैं, तो इसमें बढ़ावा मिलती है, यानी बचत दर एंड निवेश दर में वृद्धि होती है एंड उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होती है। इससे उत्पादन अधिक बढ़ता है, जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलता है और बेरोजगारी की समस्या कम हो जाती है। एंड जो इससे कल्याणकारी जो सरकार की योजनाएं होती हैं वह सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो है जो इसके वास्तविक लाभार्थी होते हैं, जो कि जिन वर्गों को लक्षित करके सरकार उस योजना को लागू करती है, उस योजना को लाती है, तो उस योजना को जो है उस वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचने में जो है वित्तीय समावेशन अधिक लाभ पहुंचाता है। एंड जो वितरण प्रणाली में जो है पारदर्शिता आती है, संसाधनों का जो वितरण होता है वो अधिक पारदर्शी ढंग से देश के हर नागरिकों तक करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए जो है और सरकार जो है अनावश्यक जो खर्च होता है उसमें कटौती होती है, क्योंकि सरकार जो होती है और जो हमारी सरकार जो होती है वो कुछ ऐसे अनावश्यक भी खर्च कर देती है जो कि ज़रूरी नहीं होते हैं। तो इसलिए जो अनावश्यक खर्चों में कटौती होती है। एंड जो वित्तीय समावेशन के लाभ जो है कुछ वित्तीय व्यवस्था को भी होते हैं। तो इस प्रकार असंगठित वित्तीय बाजार को में संकुचन होता है। असंगठित वित्तीय बाजार अधिक मतलब असंगठित वित्तीय बाजार एक तरह से समाप्त हो जाता है। वित्तीय समावेशन अगर हो जाता है तो असंगठित वित्तीय बाजार का नाम मिट जाता है। मैंने बताया था असंगठित वित्तीय बाजार के बारे में कि असंगठित वित्तीय जब ऐसा बाजार होता है जिसमें नियम कानून नहीं होते, इसे मौखिक आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, जैसे कि सेठ और साहूकार। तो ये जो है असंगठित बाजार में जो लोग जो सेठ और साहूकार से ऋण लेते हैं, ना कि बैंकों से। तो ये जो असंगठित बाजार का जो संकुचन हो जाता है अगर वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा हो जाए तो। एंड जो इससे संगठित मुद्रा बाजार के माध्यम से जो सस्ती ब्याज दर पर लोगों को ऋण की उपलब्धता कराई जाती है। तो इसीलिए संगठित मुद्रा बाजार मैंने बताया था कि हमारी जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है संगठित है, क्योंकि इसमें एक निश्चित नियम प्रक्रिया के तहत लोगों को ऋण दिया जाता है। तो इसीलिए हमारी बैंकिंग व्यवस्था संगठित है और इसलिए जो है संगठित और असंगठित मुद्रा बाजार का संकुचन होता है और संगठित मुद्रा बाजार को बढ़ावा दिया जाता है। तो वित्तीय समावेशन का मापन कैसे किया जाता है? तो वित्तीय समावेशन को मापने के लिए जो है वित्तीय व्यवस्था में जो वंचित वर्ग होते हैं उन्हीं से जो वित्तीय समावेशन का मापन किया जाता है। तो उनकी भूमिका का मापा जाता है। अर्थात यदि वंचित वर्ग जो है यदि वंचित वर्ग हमारी वित्तीय व्यवस्था से हमारी वित्तीय व्यवस्था से भूमिका बढ़ जाता है, हमारी वित्तीय व्यवस्था में वंचित वर्ग जुट जाता है हमारी वित्तीय व्यवस्था से, तो हम मानेंगे कि हाँ वित्तीय समावेशन का अब विस्तार हो रहा है। और यदि वंचित वर्ग वंचित रह जाता है तो वित्तीय समावेशन का विकास नहीं हो रहा होता है। तो आरबीआई ने वित्तीय समावेशन सूचकांक भी जारी करना शुरू कर दिया है, जो कि वित्तीय समावेशन का मापन करने के लिए जो है जारी किया जाता है। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है हर वर्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया जाता है। एंड इसकी वित्तीय समावेशन की चुनौतियाँ क्या होती हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में कुछ न कुछ समस्याएं और चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। तो इसकी चुनौतियाँ ये है कि अत्यधिक जनसंख्या, क्योंकि देश में इतनी जनसंख्या होने की वजह से उसमें वंचित वर्गों को ढूंढना जो है काफ़ी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए जो अत्यधिक जनसंख्या की वजह से वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा करना काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती हो जाता है। और वित्तीय साक्षरता का अभाव, क्योंकि समाज का हर वर्ग जो वित्त से परिचित नहीं है, वित्तीय व्यवस्था से परिचित नहीं है। तो इसीलिए उनके पास वित्तीय साक्षरता का अभाव होने की वजह से लोग जो वित्तीय समावेशन नहीं हो पाता है। एंड जो वित्तीय समावेशन की जटिल प्रक्रिया, क्योंकि हमारा वित्तीय समावेशन की जो प्रक्रिया है कहने में तो सरल है लेकिन ये बहुत जटिल है, क्योंकि जो है समाज का
ऐसे वंचित वर्गों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं उनमें आधारभूत संरचना का अभाव होता है। तो ये महत्वपूर्ण चुनौतियां जो होती हैं वित्तीय समावेशन के विकास के क्रम में हमें देखने को मिलती हैं। वित्तीय समावेशन के लिए भारत से क्या प्रयास किए गए? तो वित्तीय समावेशन जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना इसीलिए शुरू की गई ताकि सरकार का उद्देश्य यही था कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जा सके, लोग जो है बैंक जीरो बैलेंस पर जो है बैंक खाते खोल सकें। तो ये काफ़ी हद तक जो है ये लक्ष्य पूरा भी किया गया। एंड जो नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा जो है नए बैंकों को लाइसेंस देना, क्योंकि अधिक बैंक होंगे भारत में तो वो वित्तीय समावेशन का कार्य मिलजुल के अधिक बैंक होंगे तो वो जो है वित्तीय समावेशन का कार्य अधिक तेज़ी से होगा। इसीलिए आरबीआई द्वारा जो है नए बैंकों को लाइसेंस देने का कार्य शुरू किया गया। एंड जो वित्तीय साक्षरता और वित्तीय शिक्षा नीति शुरू की गई ताकि लोग जो है वित्त से परिचित होंगे, वित्त की शिक्षा उनको मिले। तो इसीलिए जो है वित्तीय समावेशन का प्रयास किया गया। भारतीय जनधन योजना, आरबीआई द्वारा नए बैंकों को लाइसेंस देना एंड जो वित्तीय साक्षरता और वित्तीय शिक्षा नीति का विकास करना। तो इस प्रकार प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर क्या होता है? प्राथमिकता क्षेत्र उधारी क्या होता है? अर्थव्यवस्था के जो है कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो वित्तीय आधारभूत संरचना के अभाव के कारण, जिनके पास वित्त की आधारभूत संरचना नहीं होती है, उसके कारण जो है वे ऐसा जो पर्याप्त समय होता है, जो उचित समय होता है, उस पर जो है उस उचित समय वे साख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है उनको। तो इसीलिए जो है इससे जो न केवल क्षेत्रीय आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, बल्कि इससे जो है क्षेत्रीय आर्थिक असमानता के साथ साथ जो है लोगों में वित्तीय व्यवस्था से जुड़ने को लेकर जो है काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए जो आरबीआई द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए आरबीआई द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर का जो है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी की शुरुआत की गई, ताकि जो है देश के वित्तीय आधारभूत संरचना के अभाव के कारण जो है साख सुविधाएं उपलब्ध की जा सके सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसलिए जो है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी में जो है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनके जो है अपने बैंक बैलेंस का 40% हिस्सा जो है ये अनिवार्य कर दिया गया कि वे जो है अपने 40% जो है प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना अनिवार्य हो गया, प्राथमिकता क्षेत्र में देना अनिवार्य हो गया। तो आरबीआई द्वारा जो है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर का शुरुआत किया गया। तो इसी और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक, इन दो बैंकों के लिए जो है यह जो मात्रा है 75% का रखा गया और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 40%। तो प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत जो है प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आ जाएगा, सीमांत एवं लघु किसान, सूक्ष्म उद्यम, समाज का कमजोर वर्ग, शिक्षा पर ऋण, आवासीय ऋण, नवीनीकृत ऊर्जा एंड जो है उद्यमशीलता। तो ये जो क्षेत्र होते हैं ये प्राथमिकता क्षेत्र के क्षेत्र होते हैं। अगर इन क्षेत्रों में जो है ऋण देना बैंकों के लिए 40% अनुसूचित वाले बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। तो इस व्यवस्था के कारण जो है बैंक अपने मूलभूत जो वाणिज्यिक उद्देश्य होते हैं, कई बैंक जो इसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, इस लक्ष्य को, अपने 40% का लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए आरबीआई द्वारा जो है इसके लिए नई व्यवस्था प्रारंभ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसीलिए आरबीआई ने जो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर सर्टिफिकेट बनाया, ताकि जो है जो बैंक अपने इस लक्ष्य को प्राथमिकता क्षेत्र उधार देने के लक्ष्य को अगर पूरा नहीं कर पाए तो वो इस सर्टिफिकेट को खरीद सकते हैं। तो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर सर्टिफिकेट वो होता है। तो वे जो बैंक होते हैं जो कि प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए, वे इस सर्टिफिकेट को खरीद सकते हैं। और जो बैंक प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर से अधिक का ऋण दे चुके हैं प्राथमिकता क्षेत्र में, जैसे 40% का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कोई बैंक 60% तक का ऋण जो है वो प्राथमिकता क्षेत्र में दे चुका है, तो 20% जो है अधिक का ऋण दे चुका है प्राथमिकता क्षेत्र में, तो 20% का सर्टिफिकेट जारी कर देगा। तो 20% का जो सर्टिफिकेट ये जारी करेगा, वो कोई बैंक जो कि इसका लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया है, तो वो इस सर्टिफिकेट को खरीद कर अपने जो प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने के लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। और ये जो प्रमाण पत्र होता है, इसके खरीद और बिक्री करने का जो कार्य होता है वो आरबीआई द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है नेक्स्ट है एनबीएफसी, नॉन
NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। NBFC जो है एक वित्तीय संस्थान है। तो ये वह कंपनी है जो बैंकिंग कार्य नहीं कर सामान्यतः बैंकिंग का कार्य नहीं करती है, परंतु ग्राहकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करती है। तो इसी को हम NBFC कहलाती है। एक तरह से शैडो बैंकिंग का कार्य कर रही होती है, क्योंकि ये बैंकिंग का कार्य तो कर रही होती है लेकिन इसको बैंकिंग का दर्जा नहीं प्राप्त होता है। तो RBI के अनुसार NBFC वह कंपनी होती है जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो कार्य कर रही होती है, तथा यह जो है ऋण, बीमा, व्यापार, प्रतिभूतियों का अधिग्रहण और चिट फंड आदि कार्यों में संलग्न होती हैं। और इसमें वे कंपनियां शामिल नहीं होती हैं जो कि कृषि क्षेत्र, जिनका मुख्य व्यापार जो है कृषि क्षेत्र, उद्योग अथवा वस्तुओं के जो है वस्तुओं के क्रय बिक्री से संबंधित जो है उनका व्यापार हो। तो इन सभी क्षेत्रों से संबंधित जो कंपनियां होती हैं वो NBFC नहीं कही जाती, NBFC में शामिल नहीं होती हैं। तो सामान्यतः NBFC का नियमन जो है RBI द्वारा ही किया जाता है, यद्यपि इसमें जो क्षेत्रीय नियामकों के निर्देश भी लागू होते हैं। तो क्षेत्रीय जो NBFC है यह वाणिज्यिक बैंक से लेकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तक, वंचित वर्गों तक, समाज के वंचित वर्गों तक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो है कार्य करता है। तो NBFC जो है एक प्रकार से जो है विकास बैंकिंग का कार्य कर रहा होता है, क्योंकि जो ये समाज का ऐसे वर्गों को लाभ पहुंचा रहा होता है जो कि वंचित हैं। तो NBFC की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है बैंकिंग क्षेत्र में, क्योंकि यह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता है। मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट यह स्वीकार नहीं करता है NBFC, और यह चेक जारी भी नहीं कर सकता है, और यह जमा बीमा NBFC पर लागू नहीं होता है। तो NBFC न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सहायता करती है, बल्कि यह जो है शैडो बैंकिंग की तरह जो है कार्य कर रही होती है। एंड जो है इसीलिए जो है क्योंकि यह बैंकिंग कार्य नहीं करती है लेकिन जो है लोगों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती है, इसीलिए जो है हम इसको शैडो बैंकिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट है NBFC P2P। NBFC P2P क्या होता है? पीयर टू पीयर, NBFC पीयर टू पीयर। तो यह वह व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग जो पैसे का आवागमन करते हैं, लोग पैसे का लेन देन करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पैसे लिया जाता है और दिया जाता है। इसी को जो है हम NBFC P2P कहते हैं, क्योंकि यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। तो ये P2P जो उधारी दर होती है एक असुरक्षित सुविधा होती है, क्योंकि जो है इसके अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मों की सहायता से जो है यह सुविधा ली जाती है। तो इसी जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो सुरक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि इस पर जो है काफ़ी ऐसी संभावनाएं देखने को मिलती हैं जिसका समाधान करना एक तरफ से असंभव होता है। तो NBFC P2P की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि ऋण पर अदा की जाने वाली जो ब्याज दर होती है उसका निर्धारण नहीं कर पाता है। जो ऋण दिया जाता है उसका जो ब्याज दर होता है यह उसका ब्याज दर को निर्धारित करने का कार्य यह जो ऋणदाता होता है उसके सामंजस्य के आधार पर करता है। ये दोनों जो एक दूसरे तालमेल करते हैं, जिस तालमेल करने के बाद ये ब्याज दर का निर्धारण करते हैं कि किस ब्याज दर पर जो है ऋणदाता जो है उस ऋणी को जो है ऋण देगा। और यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है ऋणदाता जो है ऋण वसूलता है, ऋण का शुल्क वसूलता है। एंड जो है NBFC P2P जो है जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती है, केवल ऋण की सुविधा ही दे सकती है। यह संस्था जो है ऋणदाता के जो ऋण वसूलने की गारंटी प्रदान नहीं कर सकता है, और यह धन का हस्तांतरण जो इसमें होता है बैंकिंग प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाएगा। धन का जो अदला बदली होता है वो बैंकिंग प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाएगा। इसमें बैंकिंग प्रक्रिया का नियम कानून सब होंगे, और ऋण की अधिकतम जो अवधि होती है वो 36 महीने की होती है, और किसी एक ऋणदाता द्वारा जो है विभिन्न ऋणियों को 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। और इसमें कोई ऋण लेने वाला जो व्यक्ति होता है अधिकतम जो है 20 लाख तक का ऋण ले सकता है। तो इसलिए जो है P2P NBFC P2P जो है एक असुरक्षित ऋण की स्थिति होती है, क्योंकि जो है इसमें यह सुरक्षित नहीं होती है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है NBFC अकाउंट एग्रीगेटर। तो ये जो अकाउंट एग्रीगेटर होता है इसमें कोई व्यक्ति जो है वित्तीय संस्था से चाहती है कि वह सुरक्षित ऋण ले सके, जो कि डिजिटल ही हो, मतलब वो ऑनलाइन ही हो लेकिन वो सुरक्षित हो, क्योंकि NBFC P2P तो असुरक्षित होती है। तो इसीलिए इस असुरक्षित ऋण की आवश्यकता के लिए जो व्यक्ति होता है वो वित्तीय संस्था से वो जो व्यक्ति होता है
वो अपनी वित्तीय जो जानकारी होती है वो वित्तीय संस्था को देता है। वित्तीय संस्था जो उस व्यक्ति से वित्तीय जानकारी उसका एकत्रित करता है, और एनबीएफसी जो है अकाउंट एग्रीगेटर सुरक्षित तरीके से जो है बहुत कम लागत पर ही एक डिजिटल रूप से जो है ऋण की सुविधा देने का कार्य कर रही होती है। तो इस प्रकार जो है इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि यह कंपनी जो है वित्तीय जानकारी जो होता है, ग्राहक का जो वित्तीय जानकारी होता है व्यक्ति का, वो उसकी सहमति से ही साझा करता है उस प्लेटफॉर्म से। एंड जो है यह संस्था जो है उस व्यक्ति के डाटा को पढ़ एंड उसको बेच नहीं सकता है। एंड यह डाटा जो है पूर्णतः जो है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है, मतलब ये डाटा बहुत अधिक सुरक्षित होती है, क्योंकि जो इसमें व्यक्ति के पेंशन, उसके लोन का डाटा, बीमा डाटा, तो इस प्रकार के जो डाटा होते हैं, महत्वपूर्ण जो डाटा होते हैं, उसके किस बैंक में उसका खाता है, इस संबंधी जो डाटा है वो व्यक्ति का जो डाटा है वो सब लिया जाता है। तो इसीलिए जो है अकाउंट एग्रीगेटर की विशेषताएं होती हैं। तो एनबीएफसी के जो है नियमन में सुधार के लिए, इसके कार्य प्रणाली में सुधार के लिए आरबीआई द्वारा जो बहुत अधिक सुधार किया गया ताकि एनबीएफसी में जो अधिक उचित ढंग से जो सुधार किया जा सके। और तो इस प्रकार एनबीएफसी पर आरबीआई का अधिक ध्यान केंद्रित हुआ। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ। तो जो बैंक होते हैं बैंकों द्वारा जो ग्राहकों को ऋण दिया जाता है, तो उस दिए गए ऋण जिसका भुगतान, जो बैंकों द्वारा जो ग्राहकों को ऋण दिया जाता है, जब उसका भुगतान 90 दिन या फिर उससे अधिक अवधि तक ना किया गया हो तो वो जो है एनपीए कहलाता है। उस स्थिति को हम एनपीए कहते हैं। तो जैसे कि जैसे जो लोन यानी किस्त लिया जाता है, जो किस्त की राशि का जो भुगतान होता है 90 दिन या उससे अधिक अवधि तक भी ना किया गया हो, तो वो जो है एनपीए की स्थिति हो जाती है। एंड कृषि क्षेत्र में जो है अल्पकालिक फसल के लिए जो ऋण दिया जाता है, अगर उसका भुगतान दूसरी फसल अवधि तक भी ना किया गया हो, दूसरे फसल मौसम तक भी ना किया गया हो, तो वो जो है एनपीए कहलाएगा। और अगर अधिक किसानों को दीर्घकालिक फसलों के लिए ऋण दिया जाता है, तो वो एक फसली मौसम तक भी जो है उस ऋण को ना चुकाया हो, तो वो जो है एनपीए बन जाता है, एनपीए की स्थिति हो जाती है। और ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट की स्थिति में यदि जो है ग्राहक का खाता 90 दिन या उससे अधिक अवधि तक निष्क्रिय हो, तो वो जो है एनपीए बन जाता है, एनपीए की स्थिति हो जाती है। तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है इन आधारों पर जो हम समझ पाते हैं कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से एनपीए की स्थिति है। तो इसीलिए इस स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने जो है लोन अकाउंट्स, जो व्यक्ति लोन लेते हैं, हम उनको लोन अकाउंट्स, उनके अकाउंट्स को लोन अकाउंट्स कहते हैं। तो जो लोन अकाउंट्स है उसको एनपीए ना बने, एनपीए बनने से पहले आरबीआई द्वारा उन पर प्रेशर दिया जाता है, उन पर जो है प्रेशर दिया जाता है ताकि जो है उनको याद रहे कि उनको जो लोन चुकाना है। तो इस प्रकार जो उनको स्पेशल मेंशन अकाउंट के जरिए जो है उन लोगों के यानी लोन अकाउंट्स को जो है हाईलाइट कर दिया जाता है। तो इसको 3 आधारों पर किया, जैसे स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में जिसका मूलधन और ब्याज 30 दिनों तक हो गया हो, 30 दिन हो गए हों। एंड जो है स्पेशल मेंशन अकाउंट फर्स्ट में 31 से 60 दिनों के ऋण को, एंड स्पेशल मेंशन अकाउंट थर्ड में यानी सेकंड में मूलधन और प्लस ब्याज की अवधि जो है 61 से 90 दिनों के। तो इन 3 कैटेगरी के जो है स्पेशल मेंशन अकाउंट को जो 3 बार हाईलाइट किया जाता है, 3 बार उनको सूचित किया जाता है, दबाव डाला जाता है एक तरह से कि वे अपने ऋण को चुका दें ताकि वो एनपीए ना बन पाए। तो इससे जो है काफ़ी हद तक एनपीए में सुधार करने के उद्देश्य से आरबीआई ने इस पहल को शुरू किया, इस प्रक्रिया को शुरू किया। नेक्स्ट है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो यदि परिसंपत्ति एक वर्ष तक एनपीए की श्रेणी में हो तो हम उसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट है डाउटफुल एसेट्स। यदि परिसंपत्ति 1 वर्ष से अधिक तक जो है अधिक समय तक सब स्टैंडर्ड श्रेणी में हो तो हम
उनको जो है डाउटफुल एसेट्स कहते हैं। तो इस प्रकार जो एनपीए की जो स्थिति होती है इस आधार पर होती है। तो एनपीए के कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिसके आधार पर जो एनपीए की स्थिति बन जाती है समाज में। अर्थव्यवस्था पर एनपीए की स्थिति का प्रभाव निम्नलिखित कारणों के आधार पर जो है देखने को मिलता है। जैसे कि इसका जो कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता की वजह से, अगर कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ जाती है, अधिक अनिश्चितता आ जाती है, तो उस स्थिति में जो है एनपीए में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि अगर कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता आ जाती है तो उसके कारण किसानों को उनकी फसल के का उचित रूप से लाभ नहीं मिल पाता है। मतलब अगर किसी मौसम में कोई अनिश्चित स्थिति आ जाती है, बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है, तो उस समय किसानों को जो उनकी फसल का उस ढंग से उचित लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप बैंकों को जो है वो किसान ऋण नहीं चुका पाता है। इससे जो है एनपीए की स्थिति बन जाती है। तो ये जो कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता के कारण जो है बैंकों के एनपीए में वृद्धि देखने को मिलती है, जिसे एनपीए का कारण कहते हैं। एंड जो औद्योगिक समृद्धि दर में कमी, औद्योगिक समृद्धि दर में कमी के कारण भी जो बैंकों के एनपीए में वृद्धि होती है। जैसे औद्योगिक उत्पादन में कमी के कारण उद्योगों की जो आय होती है, उनके आय सृजन करने की क्षमता होती है, उन्हें कम आ जाती है। तो आय उनके पास नहीं होती है तो वो ऋण नहीं चुका पाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये एनपीए की स्थिति आ जाती है और उनके बैलेंस शीट में कमी आ जाती है। अगर औद्योगिक उत्पादन जो है कम हो जाता है तो उनके बैलेंस शीट में कमी आ जाती है। तो इसीलिए एनपीए की स्थिति में भी बढ़ने में जो है ये भी एक कारण है। एंड जो है यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खराब प्रबंधन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खराब प्रबंधन के कारण भी जो एनपीए में वृद्धि देखने को मिलती है। एंड किसानों के जो है किसानों में लोन न चुकाने की प्रवृत्ति को जो है बढ़ावा मिलता है, जिससे जो है एनपीए में वृद्धि होती है। क्योंकि जो किसानों के जो है मतलब अगर किसानों को उनके ऋण को अगर बार बार माफ़ किया जाता है तो किसान वैसे ऋण नहीं चुकाते हैं। उनको जो है ऋण चुकाना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। तो इसलिए बार बार किसानों के ऋण को माफ़ करना भी एनपीए में वृद्धि करता है। एंड लोक लुभावन ऋण भी, वैश्विक मंदी आदि के कारण भी जो है एनपीए में वृद्धि होती है। और अपारदर्शी एग्जिट नीति के कारण भी आर्थिक इकाई के लिक्विडेशन में वृद्धि देखने को मिलती है, जिसके कारण बैंकों के जो है एनपीए में काफ़ी अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। तो एनपीए में जो है ये जो महत्वपूर्ण कारण है ये इनकी वजह से एनपीए में वृद्धि, जैसे कि अभी हाल ही में एसबीआई जो बैंक है, ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो एसबीआई ने अभी हाल ही में अपने एनपीए में जो है एनपीए के अनुपात में जो सुधार देने की सूचना दी है। और ये एनपीए के अनुपात में कमी इसलिए हुआ है, एसबीआई के एनपीए में कमी, क्योंकि बेहतर वसूली का प्रयास, मतलब ऋण वसूलने का जो है बेहतर प्रयास किया गया, ताकि लोगों से जो है 90 दिन से पहले ही ऋण ले लिया गया। और जो खराब ऋण होते हैं उनके पुनर्गठन यानी उनके नवीन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो इस प्रकार इन बेहतर सुधारों से, बेहतर नियम कानून, बेहतर उपायों से जो है एसबीआई ने अपने एनपीए के अनुपात में काफ़ी कमी कर लिया है। एंड कोविड-19 के प्रभाव जब पड़ा था तब भी बैंकों के एनपीए में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, क्योंकि जो लोगों ने लोन लिया था बैंकों से वे जो है इस महामारी में जो है वे लोन नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि सब लोग बेरोजगार हो गए थे। तो इस वजह से एनपीए में वृद्धि हो गई थी कोविड-19 महामारी के प्रभाव में। एंड जो है कारपोरेट एनपीए जैसे बड़ी जो कंपनियां होती हैं, जैसे कि सरदार विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो होता है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, कारपोरेट सेक्टर की जो कंपनी है, ये जो है ये इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं बैंकों से अधिक मात्रा में ऋण लेती हैं, लोन लेती हैं। तो ये कंपनियां भी जो है कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है तो ये जो है अपने ऋण को नहीं चुका पाती हैं, तो इसीलिए बैंकों के एनपीए में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो एनपीए का प्रभाव, एनपीए का मैंने कारण देखिए, एनपीए किन किन कारणों से एनपीए की स्थिति बन जाती है समाज में। एंड एनपीए का प्रभाव क्या पड़ता है, तो एनपीए का प्रभाव जो वित्तीय संस्था पर प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे वित्तीय संस्था पर जो है रिटर्न ऑफ एसेट में कमी होती है, बैंकों के जो है रिटर्न नहीं आ पाते हैं, उनकी परिसंपत्तियाँ रिटर्न नहीं हो पाती हैं, तो बैंकों के जो है वित्तीय संस्था पर ये प्रभाव होता है, उनके रिटर्न ऑफ एसेट्स में कमी हो जाती है। एंड
रेटिंग एजेंसियाँ और रेटिंग एजेंसियों द्वारा जो है बैंकों के रेटिंग को घटा दिया जाता है, जिसके कारण जो बैंकिंग व्यवस्था पर जो नागरिकों का विश्वास कम हो जाता है। इसके परिणाम नए संसाधन जुटाने में जो है काफ़ी कठिनाई हो जाती है बैंकों को। तो बैंक जब एनपीए की स्थिति में होते हैं तो उन पर जो ये प्रभाव होता है कि उनके रेटिंग को घटा दिया जाता है रेटिंग एजेंसियों द्वारा। एंड एनपीए में वृद्धि से जो है परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में जो है बहुत अधिक गिरावट हो जाती है, जिससे न केवल बैंकों के बैलेंस शीट में कमी आती है, बल्कि जो उनके साख सृजन की क्षमता में भी काफ़ी कमी आ जाती है। तो एनपीए की वजह से जो बैंकों की परिसंपत्तियों में, बैंकों के साख सृजन करने की क्षमता में, उनके जो बैलेंस शीट में हर तरफ से जो है बैंकों को काफ़ी अधिक नुकसान झेलने को पड़ता है एनपीए की वजह से। एनपीए में वृद्धि से बैंकों को जो है प्रोविजनिंग की राशि में वृद्धि होती है, जिससे बैंकों के जो नेट लाभ में कमी आ जाती है। बैंकों को जो निश्चित लाभ होता है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि जो प्रोविजनिंग की जो राशियाँ होती हैं, जो कि उनके पास बैंकों के पास निर्धारित होता है कि उनके पास इतना का बैलेंस शीट रखना ही चाहिए बैंकों को, तो उनकी जो प्रोविजनिंग की राशि होती है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है, जिससे बैंक जो है अधिक घाटे में चले जाते हैं। तो इसका जो है एनपीए का जो प्रभाव है सरकार और अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सरकार पर इसका प्रभाव इसलिए पड़ता है कि जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनके साख सृजन करने की क्षमता में कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है निवेश काफ़ी प्रभावित हो जाता है समाज में। बैंकों के बैंक बैलेंस में कमी होने के बाद कारण जो है सरकार भी निवेश नहीं कर पाती है, जिसके परिणाम से आर्थिक समृद्धि दर पर जो काफ़ी विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। तो सरकार को ये काफ़ी नुकसान मिलता है, क्योंकि सरकार निवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि सरकार के पास भी पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं हो पाती है। और बैंकिंग क्षेत्र पर जो है नागरिकों का विश्वास कम हो जाता है, क्योंकि जो वित्तीय समावेशन करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें काफ़ी व्यवधान आ जाता है। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया रुक जाती है अगर एनपीए में बैंकों की वृद्धि हो जाती है तो। और इस प्रकार जो है बैंक काफ़ी घाटे में चले जाते हैं। एंड सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उनमें सरकार पर पंजीकरण का जो है दबाव बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो राजकोषीय घाटे में भी वृद्धि हो सकती है। सरकार भी घाटे में चला जा सकता है अगर जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि एसबीआई, अभी मैंने बताया था एसबीआई जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, अगर इस पर एनपीए का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है तो सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। तो इसलिए जो है एनपीए का प्रभाव सरकार पर भी देखने को मिलता है। और एनपीए में वृद्धि से वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के साख को भी प्रभावित किया जा सकता है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें जो पैसे हैं जो कि रखे जाते हैं, जो कोष होता है हमारा भारतीय जो कोष होता है उसमें जो रखा जाता है उसमें जो है हम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे और बाकी अर्थव्यवस्थाओं से। तो एनपीए का प्रभाव सरकार और अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलता है। एनपीए का प्रभाव वित्तीय संस्था और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ता है। तो एनपीए का प्रभाव वित्तीय संस्था पर यह पड़ता है कि वित्तीय संस्था साख सृजन करने की क्षमता वित्तीय संस्था की कम हो जाती है, जमा स्वीकार करने की क्षमता कम हो जाती है, धन का अभाव हो जाता है, पूंजी का अभाव हो जाता है, और सरकार को ये हानि होती है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है कि वित्तीय समावेशन कम हो जाता है, निवेश क्षमता कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है, एंड ग्रोथ रुक जाता है और लागत बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के जो प्रभाव होता है एनपीए का प्रभाव अर्थव्यवस्था एंड वित्तीय संस्था दोनों पर पड़ता है। तो एनपीए से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, जैसे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स। तो इसके अंतर्गत जो बैंक होते हैं उनके द्वारा ग्राहकों को जो दिए जाने वाले ऋण होते हैं उनको जो कुछ निश्चित शर्तों में बदल दिया जाता है। तो एनपीए को वसूलने का प्रयास किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो ग्राहकों को ऋण को भुगतान करने संबंधी जो दस्तावेज होते हैं उससे सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि जो है ग्राहकों को जो एनपीए को वसूला जा सके। तो इसमें जो है रीस्ट्रक्चर एसेट्स में एनपीए को वसूलने संबंधी जो है नियम बनाए जाते हैं। जैसे कि एनपीए को वसूलने संबंधी नियम मतलब जैसे कि ब्याज दरों में कमी कर दी जाती है, एंड भुगतान की जो समयावधि होती है उसे बढ़ा दी जाती है, ताकि अगर भुगतान करने की अवधि बढ़ा दी जाएगी तो काफ़ी हद तक जो लोग होंगे जो कि लोग इसीलिए नहीं चुका पाते हैं क्योंकि उनके पास राशि नहीं होती है। तो अगर भुगतान करने की अवधि बढ़ा दी जाएगी तो लोग जो है हो सकता है अगर वे जो है एनपीए बनने से मतलब उनको अगर अवधि का समय दिया जाता है भुगतान का तो वो ऋण चुका देंगे, और इससे जो है शेयर सिक्योरिटी को परिवर्तित करना होता है। तो इस प्रकार जो है रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स में एनपीए को वसूलने संबंधी जो है
नियम बनाए जाते हैं। एंड राइट ऑफ एसेट्स में जो है वे परिसंपत्तियाँ होती हैं जिनके बारे में बैंक यह मानते हैं कि यदि जो ऋण लेने वाले व्यक्ति होते हैं, ऋणी द्वारा अगर ऋण का भुगतान नहीं किया जाएगा तो इस स्थिति में बैंक की परिसंपत्ति में जो है बैंक की परिसंपत्ति घट जाएगी। तो इसके अंतर्गत जो है यह दर्शाया जाता है कि बैंकों के बैलेंस में जो है कमी ना हो, इसीलिए जो लोगों से जो है ऋण वसूलने का भी पहले प्रयास किया जाता है ताकि बैंकों के बैलेंस शीट में सुधार किया जा सके। तो इसीलिए जो है इस प्रकार जो है कुछ एनपीओ से संबंधित शब्दावलियाँ हैं जिससे जो है एनपीओ को कम करने पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है। और नेक्स्ट है प्रोविजनिंग क्या होता है। तो मैंने एक प्रोविजनिंग वर्ड यूज़ किया था। तो प्रोविजनिंग होता है कि आरबीआई जो है बैंकों के पास जो धन होता है उसके लाभ होता है, बैंकों के जो लाभ होते हैं उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है सुरक्षित रखने के लिए कहता है आरबीआई बैंकों को। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि जब कोई जोखिम आ जाता है, कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो उसको कम करने के लिए तथा एनपीए जब बढ़ जाता है तो एनपीए बढ़ने की स्थिति में बैंकों पर अधिक दबाव ना हो, बैंकों पर दबाव की क्षमता में कमी करने के लिए आरबीआई जो है बैंकों को प्रोविजनिंग रखने को कहती है। प्रोविजनिंग अगर बैंकों के पास अगर प्रोविजनिंग रहता है तो कभी ऐसे जैसे एनपीए कभी बढ़ जाती है, जैसे कोविड-19 महामारी के समय बैंकों के एनपीए में लगातार मतलब बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। तो जिन बैंकों ने प्रोविजनिंग रखा था उनके पास जो है दबाव कम था, तो इसलिए जो है प्रोविजनिंग की राशि जो है आरबीआई द्वारा जो है बैंकों से रखवाई जाती है ताकि अगर कोई ऐसा कारण आ जाता है, कोई जोखिम आ जाता है अचानक, तो बैंक उस जोखिम से लड़ने के लिए जो है उत्तरदायी हों, क्योंकि उनके पास प्रोविजनिंग की राशि रखी है जिससे वे जो है उस समस्या से लड़ सकें।